हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कॉलेज क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉमर्स विद कॉलेज क्लासेस। जी हाँ बच्चों, आपको हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वहीं पर आपकी सेमेस्टर 2 की कॉमर्स के सारे लेक्चर, चाहे कॉर्पोरेट अकाउंटिंग हो या फिर आपका कंपनी लॉ हो या फिर एचआरएम हो, उनके नोट्स, एग्जाम टाइम पे आपकी हम मैराथन सब कुछ कराने वाले हैं। हमारी पूरी प्लानिंग हो चुकी है और हमारा जो पुराना चैनल था वो बिकॉज कुछ रीजन से वो हैक्ड हो गया, टेक्निकल इशू से, तो हमने नया चैनल बनाया आप सभी के लिए जिसपे कॉमर्स की क्लासेस ज्यादा होंगी। सो बच्चों सब्सक्राइब जरूर करो। अगर आप ड्यू सोल इग्नू एनसी वेब से बीकॉम कर रहे हो, बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, तो इन सभी की क्लासेस मैंने पहले भी आपको कराया है। आपके भी सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, तो हो सके तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। और घबराओ बिल्कुल भी नहीं, अभी आपकी एग्जाम्स की डेट शीट भी आ चुकी है। हमें पता है भाई कि जून के इनिशियल में कुछ एग्जाम्स है और जून के लास्ट में यानी जुलाई में एग्जाम है। तब तक हम आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको कराने जा रहा हूँ यूनिट 1 कंप्लीट कंपनी लॉ का। कंपनी लॉ के में 4 लेसन है, चारों लेसन के जो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है मैं इसमें कवर करूंगा। प्लस आप कमेंट करना अपने डाउट को कि आपको क्लास किस फॉर्म में चाहिए, बुक के द्वारा चाहिए कि हर एक चीज को एक्सप्लेन किया जाए ऐसे। बाकी मैं ये वादा करता हूँ कि अब क्लासेस रेगुलर आएंगी। बस आपका मुझे एक बार प्लीज सपोर्ट चाहिए, तो सब्सक्राइब जरूर करना, अपने ग्रुप में शेयर करना, क्योंकि हमारा जो पुराना चैनल है वो अब जा चुका है। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, मैं सच बताऊं, मुझे सिर्फ पढ़ाना पसंद है, पढ़ाना है। चैनल हो ना हो आप लोग होने चाहिए, आप तो वही इंपॉर्टेंट है। खैर चलिए, लाइफ का एक हिस्सा है, आइंदा से भी मिस्टेक हमसे भी नहीं होगी। सो यूनिट 1 हम कंप्लीट करेंगे। अगर आपको कुछ भी नोट्स चाहिए, परचेज करना है, तो आप इस हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके परचेज कर सकते हो। साथ में कुछ पर्सनल गाइड चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। तो नोट्स वगैरह आपको यही मिल जाते हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है बच्चों, मैं ये बता रहा हूँ कि आपको इस वीडियो में जो कराऊंगा ना वही पेपर में आएगा 101%। और साथ में पीवाईक्यू भी एग्जाम टाइम पे फ्री देने वाला हूँ, तो सब्सक्राइब जरूर करके रखना, क्योंकि एग्जाम टाइम में आप में थोड़े ज्यादा जोश भी होता है और दिनों हमको ज्यादा पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, टू द पॉइंट पढ़ेंगे। और कोई भी आपका हमारे लिए फीडबैक हो तो प्लीज आप जरूर दीजिएगा। तो हमारे पास सबसे पहली बात आती है कंपनी। कंपनी क्या होती है? देखो, जैसे एक इंसान होता है ना, वैसे ही एक कंपनी होता है। बस इंसान सांसें ले सकता है, ठीक है, कुछ एक्टिविटीज कर सकता है। उसी तरीके से कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है। इस कंपनी को बनाया जाता है एक रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब जब हमारी कंपनी इंडिया में थी तो सबसे पहले आपने नाम सुना होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। वो कंपनी बनाई गई थी कुछ रूल्स रेगुलेशन लॉ के साथ, अंग्रेजों के द्वारा जो बनाई गई थी। तो 1857 में बहुत सारे नियम है, बहुत सारे कानून है। उसके बाद धीरे धीरे 2013 का एक्ट अभी चल रहा है, फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई, 1997 का एक्ट आया 1857 के बाद, तो 1996 का। तो जैसे जैसे कंपनीज, जैसे जैसे देश डेवलप होता है तो कंपनीज के लॉ भी आपके बनते हैं। तो कंपनी को एक आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, लेकिन इसको क्रिएट किया जाता है कानून के द्वारा, कॉर्पोरेट्स के द्वारा, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये रूल्स रेगुलेशन के द्वारा ही इसको बनाया जाता है कि आप ये हद तक कर सकते हो, इस हद तक काम कर सकते हो, इस हद तक कर सकते हो, ये चीजें कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो कंपनी को आप एक बस पर्सन ही समझिए, बस वो नेचुरल पर्सन नहीं है, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, ठीक है। अब कहते हैं कि लीगली रजिस्टर्ड होती है, बिल्कुल सही बात है भाई। अगर आप कुछ भी स्टार्ट करोगे, रिलायंस एक कंपनी वो स्टार्ट है तो रजिस्टर्ड है ना, एक जगह रजिस्टर किया गया है। उसके बाद से स्टेबलाइज, कंडक्ट करना, कमर्शियल एक्टिविटीज करना, प्रॉफिट कमाना, ठीक है। कंटिन्यू फंक्शन टू सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, इसकी क्या है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है। समझ के मतलब इसका नाम है, जैसे आपका नाम होगा चंदू, पिंकी, रिंकी, पूजा, सनाया, तो वैसे ही कंपनी का नाम है भाई, रिलायंस, टाटा पावर प्लांट, रिलायंस, अडानी, गौरव, तो ये करके नाम है, ठीक है, एनसीबी, ये सब कंपनीज के नाम होते हैं। तो इनकी एक अपनी क्या होती है हमेशा कंपनी का, देखो। और आप ड्यू सोल का एग्जाम लिखने जा रहे हो, बीच में आपको बताता रहूंगा कि आंसर राइटिंग कैसे करनी है, बस चैनल पर बने रहना। तो सबसे पहले आपको क्या करना था, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है आपकी कंपनी का। तो पहला पॉइंट आपका ध्यान होना चाहिए। अब जब भी देखो ड्यू सोल में आंसर राइटिंग करो तो ये बात समझ लो कि हमारे किसके बारे में बात की जा रही है, आपकी बात करिए सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। यानी ये मन में समझ लो कि भाई एक कंपनी की ना एक अपनी आइडेंटिटी होती है, ठीक है, उसका एक सिग्नेचर होता है, उसके नाम पे लोन लिया जा सकता है, उसके नाम पे लोन दिया जा सकता है, वो कर्जा दे सकते हैं, कर्जा ले सकते हैं, केस फाइल कर सकती है, उसके ऊपर केस हो सकता है। देख रहे हो, सिंपली समझाऊंगा, आराम से समझाऊंगा। तकलीफ में हूं भाई, चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो सेपरेट आपके होते हैं। उसके बाद से क्या होता है, क्रिएट बाय लॉ, है ना, कानून के द्वारा ही तो बनाई जाएगी ना कंपनी। ऐसा नहीं कि कोई भी आएगा कि कंपनी, जैसे देखो कई चीजें फिक्स हो, जैसे प्राइवेट कंपनी होती है, एसोसिएट कंपनी होती है, आपकी पब्लिक कंपनी होती है, प्राइवेट कंपनी होती है, वन पर्सन कंपनी होती है, सब कुछ इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। कॉमन सील इसकी होती है, एक सिग्नेचर हम कर सकते हैं, लेकिन कंपनी कैसे करें, तो कंपनी लगाती है ठप्पा, ठीक है, ठप्पा,
ठप्पा, ठीक है, स्टैम्प लगाई जाती है। एंड क्रिएटेड बाय लॉ, नियम के अनुसार, ठीक है। और उसके बाद से इसका होता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कहते हैं ना कि सरकारें आएंगी, सरकारें जाएंगी, लेकिन देश रहना चाहिए। ठीक उस तरीके से लोग आएंगे, लोग जाएंगे, कंपनी रहनी चाहिए, कंपनी चलती रहती है। किसी की नौकरी लगती है, कोई छोड़ता है, कंपनी चलती रहती है जब तक बाइंड अप ना हो या सोलवेशन ना, मतलब बंद ना हो पूरी तरीके से कंपनी। तो परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि लोग मर भी जाए, चलता रहेगा कंपनी। तो ये कंपनी के 4 लक्षण है। अब अपने जब सोल में आंसर राइटिंग लिखना, तो इसको हेडिंग बनाना, हेडिंग ब्लैक पेन से लिखना और इसके अंदर चीजों को एक्सप्लेन कर देना। ठीक है, बात समझ आई? यहां तक चलते हैं। फिर कहता है इवन द ऑनर्स कॉल्ड अ शेयर होल्डर। ऑनर्स कंपनी के, अब देखो कंपनी ऐसा तो नहीं कोई चालू कर देगा, कंपनी को कोई तो चालू करेगा। प्रमोटर चालू करेंगे, फाउंडर चालू करेंगे, को फाउंडर चालू करेंगे, मालिक करेंगे, व्यापारी करेंगे। तो उनको कई बार क्या कहा जाता है, शेयर होल्डर कहा जाता है, कि कंपनी में हिस्सेदारी है उनकी। ठीक है, चेंज द कंपनी कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इफ बाय प्रॉपर्टी, ओपन बैंक अकाउंट, लोन, मेक अग्रीमेंट्स, फाइल एक्सेस, यूज ऑफ, सब लगे। अ रियल पर्सन, तो एक जिंदा इंसान की तरह जो जो काम कर सकते हैं कंपनी के लोग, मतलब कंपनी वो सारे काम करती रहती है, वो सारे काम कर सकती है। लोन लेना, केस करना, ओपन कराना बैंक अकाउंट, ये सारी चीजें। ठीक है, अब अगर देखें तो कंपनी हमारी सेक्शन 220 कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही क्या कही जाती है, बनाई जाती है मोस्ट ऑफ द, मतलब इसमें कुछ कानून है। जैसे हम आईपीसीसी ग्रुप ए, ग्रुप बी, ऐसे करके धाराएं समझते हैं ना। ठीक है, जैसे हमारे संविधान में धाराएं होती है, वैसे ये कंपनी जो होती है, ये कंपनी के इसके अंदर कई सारे रूल्स होते हैं जो इस एक्ट के थ्रू बनाया जाता है। बहुत फेमस है कंपनी एक्ट 2013, याद रख लो। अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट एंड द प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, जो पुराने कंपनी नियम थे, कंपनी चलाने के नियम थे, भाई इतना लोन ले सकते हो, इतना एसेट खरीद सकते हो, इतना टैक्स भरना है, सीएसआर फंडिंग करनी है, ये कानून के साथ उसको बांधा जाता है कंपनी को। तो ये वही चीज कहलाती है आपकी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। अगला आता है फीचर्स ऑफ कंपनी। अब मेरा हमेशा प्रयास रहा है, ठीक है, कई दिनों बाद तुमसे मिला हो, ठीक है, तो बहुत चीजें हुई इस टाइम, बट अब से रेगुलरली क्लास होगी। ठीक है, एचआरएम मैं आपको पढ़ाऊंगा, कॉर्पोरेट लॉ का जो भी आपका जो थ्योरी वाला पार्ट होगा मैं पढ़ाऊंगा, एंड हमारी जो मैम है और जो सर है वो आपको अकाउंट्स के जो प्रैक्टिकल वाले क्वेश्चन है वो कराएंगे, आराम से कराएंगे, घबराओ नहीं तुम लोग, पैनिक मत हो। इस पूरे मई आपके लेक्चर से स्टार्ट हो गए, तो चलते ही रहेंगे। ठीक है भाई, तो प्लीज हो सके तो सपोर्ट करना। आगे देखते हैं बच्चों कि कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो वही सेपरेट आइडेंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, लिमिटेड लायबिलिटी। अच्छा, ये एक बार आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, ध्यान से समझो। लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? लिमिटेड लायबिलिटी क्या होती है? मान लो एक पर्सन है, उसके पास 1 लाख रुपए है। ठीक है, अब उस 1 लाख रुपए में से उसने कहा कि मैं कंपनी बना रहा हूँ और उसमें मैं 50,000 तक का जो भी नुकसान होगा इस कंपनी का मैं पे कर सकता हूँ। अब ये कंपनी का फाउंडर है मान लो, ठीक है, ऑनर है, तो ये कंपनी जो बनाएगा उसमें बोलेगा कि भाई मैं 50,000 तक का अगर कुछ नुकसान होगा कंपनी में तो मैं अपनी जेब से भर दूंगा। तो एक लायबिलिटी चुका सकता है, लेकिन वो लिमिटेड लायबिलिटी चुका सकता है, एक लिमिटेड अमाउंट को पे कर सकता है अगर नुकसान होता है तो उसे हम बोलते हैं लिमिटेड लायबिलिटी। तो कंपनी में ऐसा नहीं है कि जो मालिक ने बनाई है कंपनी, ठीक है, अब एक कंपनी को मालिक ने बनाया है तो कंपनी में जितना भी नुकसान होगा मालिक से हम वसूलेंगे, ऐसा नहीं होता। एक फिक्स अमाउंट होता है जितना वसूला जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। हाँ, कुछ केस में मालिक इतना दिलदार होता है भाई, कहते हैं कि अगर नुकसान होगा ना तो तू मेरा घर, गाड़ी, घोड़ा सब बेच के अपना नुकसान चुका लेना। ठीक है, तो ऐसा कभी कभी होता है, इतने दिलदार थोड़ी होते। तो लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही होता है कि जो ऑनर्स है या जो कंपनी है वो लिमिटेड अमाउंट ऑफ को पे करेगी लोगों को। ये एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और इसका भी एक सील होता है, स्टैंप होता है। करेक्ट, तो ये अब तुम लोग के दिमाग में अच्छे से बैठ गया होगा कि कंपनी की जब भी बात आएगी तो 5 कैरेक्टर दिखेंगे। अब इसी को एक्सप्लेन किया गया, कहते हैं कैरेक्टरिस्ट कंपनी, कहता है अंडरस्टैंड द फीचर। सबसे कहते हैं कंपनी डज नॉट कम इनटू एग्जिस्ट इट्स ओन, कंपनी अपने आप तो कभी आएगी नहीं, है ना, उसको लाने वाले तो इंसान होंगे ना, यही चीज होता है। इट मस्ट बी रजिस्टर अंदर, ये एक्ट 2013 के अंदर रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। एंड आफ्टर द रजिस्ट्रेशन इसको क्या मिलता है, सर्टिफिकेशन मिलता है। और जो एक तरीके से इसका क्या होता है, जन्म प्रमाण पत्र होता है, बर्थ सर्टिफिकेट होता है। जैसे आप जन्म लेते हो ना, आपका आधार कार्ड बना होगा, आपका पहचान पत्र बना होगा, तो ये सारी चीजें होती है। तो इस तरीके से कंपनी को हम क्या करेंगे, रजिस्टर कराएंगे। रजिस्टर हम कराते हैं, आरओसी होता है, ठीक है, रजिस्ट्रार ऑफिस होता है, जहां पर जाकर हम कंपनी को रजिस्टर कराते हैं। भाई ये नाम है, ये फाउंडर्स है, हम ये काम करते हैं, सारी डिटेल देते हैं। तो वहां पर आपको क्या मिलता है, एक रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट मिलता है। उसके बाद सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, आपको पता ही है भाई कि कंपनी एक तरीके से, जैसे टाटा स्टील है, रतन टाटा जी है, टेलीकॉम है, रिलायंस है, ये सब कुछ क्या अपनी एक अपनी आइडेंटिटी को रखते हैं। ठीक है, तो लीगल एक्शंस जिसके नाम पे लिया जा सकता है, दिया जा सकता है, कंपनी पे केस करना, कंपनी किसी और पे केस कर सकती है, तो ये होता है। उसके बाद से परपेचुअल सक्सेशन मैंने बता दिया कि अगर मान लो ऑनर मर गया तो भी कंपनी चलती रहेगी, ऑनर बैंक करप्ट हो गया तो भी कंपनी चलती रहती है। कब तक, जब तक ये वाउंड अप ना हो, मतलब क्लोज ना कर दिया पूरी तरीके से। अब वाइंड अप भी यही नहीं कि आज ही कंपनी स्टार्ट करे कल बंद
बंद कर दिया, आपने लोगों का पैसा ले रखा था, कंपनी स्टार्ट कर दी थी, अब मूड बना कंपनी बंद कर देगा, ऐसा नहीं भाई, पैसा डूब जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या होता है, वाइंड अप करने के भी रूल्स होते हैं, अथॉरिटी होती है, गवर्नमेंट से आपको पास करना पड़ता है सर्टिफिकेशन, तब आप वाइंड अप करते हो, लेकिन तब जाके कंपनी आपकी बंद होती है। लिमिटेड लाइबिलिटी में आपको बता ही चुका, अ कंपनी सफर लॉसेस, अ पर्सन प्रॉपर्टी शेयर होल्डर कैन नॉट बी यूज्ड टू पे डेब्ट, कर्जा को चुकाने के लिए जिसने कंपनी चालू करी थी ना, वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, कंपनी अगर लॉस होता है तो वो चीजें मैनेज होती है। आगे आता है बेटा, आपको मतलब एग्जांपल में यही दे रखा है, ठीक है। आगे देखते हैं, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होता है, एक इंसान की तरह काम करता है, इसका खुद का जमीन होता है, ये सारी चीजें होती है। कॉमन सील होती है इसका, मतलब सिग्नेचर्स होते हैं, ये भी मैं बार बार क्या ही बताऊं आपको। फिर आता है सेपरेट ऑनरशिप मैनेजमेंट होती है, ठीक है। अब कंपनी को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड मैनेजमेंट्स होती है, जिसका अलग अलग काम होता है। अब कंपनी जो होती है, कोई छोटा मोटा काम तो करते नहीं, आलू टमाटर बेच के, कंपनी के अंदर बोर्ड ऑफ मेंबर्स होते हैं जो बड़े बड़े डिसीजंस को लेते हैं। उसी कंपनी के अंदर अलग अलग मैनेजर्स होते हैं जो सारी चीजों को मैनेज करते हैं। कोई टैक्सेशन संभालता है, कोई कंप्लायंसेस को देखता है, कोई आपके कंपनी मैन्युफैक्चरिंग पार्ट को देखता है, कभी कोई मार्केटिंग को देखता है। तो अलग अलग मैनेजर्स होते हैं, अलग अलग चीजों को मैनेज करते हैं। तो सेपरेट ओनरशिप होती है बच्चों। उसके बाद से क्या होता है, ट्रांसफर एबिलिटी शेयर। देखो, कल को मान लो किसी कंपनी को ए नाम के पर्सन ने चलाया, अब वो चाहते हैं उस कंपनी को बी नाम का पर्सन चलाए, तो हम ट्रांसफर कर सकते हैं अपनी कंपनी को, किसी और को भी दे सकते हैं। हम अपनी कंपनी के शेयर्स को ट्रांसफर कर सकते हैं, जो अधिकार है, जो राइट्स है उस कंपनी में, उसको हम किसी और को भी दे सकते हैं। तो कंपनी कैन ऑन लैंड बिल्डिंग मशीन्स एंड उसका खुद का होता है। शेयर होल्डर डू नॉट ऑन कंपनी प्रॉपर्टीज, ठीक है। कंपनी प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कंपनी इटसेल्फ, ठीक है। तो अब यही चीज इसमें है एक तरीके से कि जो कंपनी है, कंपनी अगर कोई चीज खरीदा तो कंपनी की है, वो ये नहीं कि मालिक की है। हाँ, वो फ्रॉड करते हैं, चीजों करके वो अपने नाम कर लेते हैं, चीजें कर लेते हैं, ट्रांसफर करना है, लेकिन शेयर होल्डर्स के खुद की कुछ नहीं होती है। कंपनी का खुद का जगह होता है, जमीन होता है, कहते हैं ना, और बिल्डिंग और मशीन्स होती है, चीजें जो भी एसेट्स होती है वो कंपनी की होती है। लेकिन वही है कि ऑनर इस चीज को खुद के लिए भी यूज करते हैं। कैन यूज और कैन बी शूट, कहते हैं कंपनी कैन बी फाइल्स, ठीक है, कहता है कि केस कोर्ट अगेंस्ट द समवन एंड देखो, अब सिंपल सी बात है कि कंपनी के ऊपर कोई भी केस कर सकता है और कंपनी भी किसी और के ऊपर भी केस कर सकती है। तो ये सब कुछ कंपनी की 10 विशेषताएं थी। फीचर्स की बात करें तो वही एक्सप्लेन किया गया था। लीगल फॉर्मेशन होता है, कंपनी का रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। सेपरेट आइडेंटिटी, कंटिन्यूअस लाइफ होते हैं, लिमिटेड रिस्क होता है, ये नहीं कि कोई कंपनी है तो करोड़ों का रिस्क सह लेगी, उसका एक लिमिटेड है कि भाई इतना प्रॉफिट है, इतना रिस्क रहेगी, ठीक है, ये चीजें। और मैनेज बाय डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स के द्वारा, एंड शेयर्स आर इजिली पब्लिक कंपनी, रेस्ट्रिक्टेड टू द प्राइवेट कंपनी। अब ऐसा होता है कि भाई कंपनीज के टाइप होते हैं, प्राइवेट कंपनी होती है, अभी हम समझेंगे कि टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में भी जानेंगे कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, सारी चीजें समझने वाले हम, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी की खास बात ये होती है कि भाई इसमें 2 लोग होने चाहिए और इसमें शेयर्स प्राइवेट ओनर्स के पास होता है, लेकिन पब्लिक के अंदर कोई भी शेयर्स को परचेज कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, वो सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें अभी देखेंगे हम, ठीक है। तो ये सब कुछ होता है। अगर आप देखें तो पीपल लीव टू डाई, ओनर्स लूज टू देयर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, 1 पर्सन आइज लॉस, ठीक है। तो मान लो अगर भाई किसी की डेथ कर जाती है, डेथ कर जाए कोई, ठीक है, तो उस कंपनी का जो शेयर है वो शायद से फिर खत्म हो जाता है। जैसे मान लो किसी कंपनी में आपने पैसे लगाए थे और आप डेथ कर गए, तो वो शेयर्स अगर नॉमिनी बना रखा किसी ने तब तो जाएंगे, लेकिन नहीं तो फिर वो चीज मतलब वो ऑनर नहीं है तो उसका कुछ अब आगे नहीं होगा। अगला आता है कॉर्पोरेट विल, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपके दिमाग को थोड़ा सा चकरा सकता है। बोलोगे भैया घूंघट क्यों लगा दिया है, घूंघट क्यों लगा दिया। तो देखो भाई, घूंघट की बात ये है कि अगर मैं घूंघट उठा रहा हूँ, मतलब लाइक क्यों है ये, तो मैं बताता हूँ क्या होता है। समझ लो ये जो ताऊ है, ठीक है, ये है एक तरीके से फाउंडर, किसी कंपनी को उन्होंने बनाया, या प्रमोटर है, मतलब कंपनी की ओनरशिप इनके पास थी लगभग मान लो। और ये जो महिला जी हैं वो क्या है, कंपनी है, क्या है, कंपनी। अब इनमें लगा है घूंघट, क्यों, तो एक बात समझेंगे बच्चे सिंपल से। अगर इस कंपनी में सरकार को या हमारी जो मिनिस्ट्री है, एनसीएलटी है, इन सब चीजों को कुछ भी गड़बड़ी दिखती है, तो क्या कर लेते हैं, घूंघट उठा लेती है। यानी इनको लगता है कभी कभी कि भाई ये हमारी वाली बहू है कि नहीं है, तो घूंघट उठा के चेक करेंगे कि हाँ भाई है, या कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कोई कोई और तो नहीं बैठा गया। ठीक इस तरीके से कंपनी के साथ होता है। जब कंपनी में कुछ भी गलत होता है तो फाउंडर्स को भी क्या किया जाता है, देखो एक तरीके से पर्दा था कि भाई कंपनी अलग और फाउंडर अलग, दोनों का कोई रिलेशन नहीं था। लेकिन जब देखा जाता है कि कंपनी में बहुत सारी गड़बड़ हो रही है, कुछ भी इलीगल हो रहा है, कुछ भी टेररिस्ट या एनिमी जैसी चीजें हो रही है, बहुत बड़ा फ्रॉड हो रहा है, तो क्या किया जाता है, कॉर्पोरेट विल किया जाता है। यानी जो फाउंडर्स मतलब कपड़ा एक तरीके से पर्दा लगा हुआ था कंपनी के ऊपर, उस कपड़े को उठाया जाता है और फाउंडर्स को फिर केस किया जाता है, फाउंडर्स को पकड़ा जाता है और कंपनी की बारीकी से चेक की जाती है कि कमियां क्या है या कुछ इनलीगल तो नहीं है। तो उसे ही हम बोलते हैं कॉर्पोरेट विल। यानी कि इस केस में मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल को समझे, विल लीगल कॉन्सेप्ट ट्रीटिंग अ कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी फ्रॉम द शेयर होल्डर, ठीक है। मतलब ये तो शेयर होल्डर्स थे और ये क्या थी, कंपनी थी, तो इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं था।
और ये कंपनी कुछ चले ना चले, नुकसान हो घाटा हो, इन पे ज्यादा बर्डन नहीं आता था। लेकिन कभी कभी किसी केस में जब ये कंपनी कुछ इनलीगल काम करने लग जाती है तो इस पर्दे को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है और फाउंडर को डायरेक्ट इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। तो जो आपके हमारी जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, कॉर्पोरेट मिनिस्ट्री है, फाइनेंस मिनिस्ट्री है, तो वो इसको फिर चेकआउट करती है और इसको फिर कनेक्ट कर देती है, इस पर्दे को हटा देती है जब भी कोई चीज इनलीगल चीज होती है। इसीलिए ताकि कोई भी पर्सन उस कंपनी के अंदर गलत काम ना कर सके, गलत काम ना कर सके। अब इस तस्वीर से आप देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा जुडिशरी सिस्टम है। दे ट्राइंग कि भाई ये कटन है, ये पर्दा हटाया जाए, इसके पीछे क्या चल रहा है, कंपनी के पीछे क्या चल रहा है, फाउंडर्स क्या कर रहे हैं, कंपनी नुकसान तो नहीं कर रही है। तो ये अब इससे बहुत सारी चीजें होती है, जैसे सहारा का आपने एक न्यूज सुना होगा, सुबोध राय थे, सहारा में बहुत आम लोगों ने, गाँव के लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया था, वो पैसा आज तक नहीं मिला, समझ रहे हो। तो ये सारी चीजें होती है, फ्रॉड हो जाते हैं, उससे बचने के लिए दो तीन केस है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो कहता है लिफ्टिंग कॉर्पोरेट विल इज अ लीगल doctrine where the courts discharge a company's separate legal personality to shareholder और डायरेक्टर पर्सनली लाइबल टू फ्रॉड। ठीक है, तो जिस केस में लगता है कि भाई डायरेक्टर्स या फाउंडर्स या प्रमोटर को फाउंडर ही जिम्मेदार है, उस कंपनी में कुछ भी गड़बड़ हो रहा, तो उस केस में फाउंडर को कंपनी के साथ डायरेक्ट जोड़ा जाता है और उसमें जो कटन होता है, पर्दा, उसको हटाया जाता है। दैट्स द कॉर्पोरेट विल, ताकि उसकी कमियों को समझा जाए, क्योंकि कंपनी भी तो एक ऐसे थोड़ी है कि भगवान ने दे दी है। कंपनी के अंदर जो एक्टिविटी हो रही है, जो गलत काम हो रहा है, वो इंसान को तो पता ही है जो उससे एसोसिएट है, और जो उससे एसोसिएट है उसी के पास पावर है ना कि कंपनी क्या करेगी। अब एक कंपनी है, कल को बंदूक बेचने लग जाए हमारे इंडिया की कंपनी कोई, तो उसमें जो बंदे ने जिस कंपनी को बनाया है उसको तो पता ही ना कि बंदूक बेच रहे, ड्रग्स बेच रहे, कुछ गलत कर रहे हैं, और फिर तो उस केस में वहां पर आपको कॉर्पोरेट विल लगता है, समझ रहे हो। तो कई बार जब फ्रॉड्स होते हैं, इलीगल एक्टिविटीज होती हैं, टैक्स इवेशन होता है, भाई टैक्स ट्रांसफर कर देते हैं, कई लोग क्या करते हैं, जो टैक्स होता है बचाने के लिए छोटी कंपनी बना लेते हैं, बाहर टैक्स नहीं देते हैं, अपनी कंपनी को टैक्स दे देते हैं। तो इन सब चीजों के केस में हमें क्या करना पड़ता है, कॉर्पोरेट विल करना पड़ता है। तो आई होप आपको समझ आएगा। अब किस किस रीजन में कॉर्पोरेट विल की जाती है उसको समझते हैं। तो पहली चीज होती है कॉर्पोरेट विल में अपन क्या करते हैं, रीजन ऑफ लिफ्टिंग, पहला फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट। ठीक है, जब कहीं पे फ्रॉड हो जाता है, ठीक है, जैसे कंपनी बीइंग यूज्ड टू कमिटेड फ्रॉड टू कंडक्ट एक्टिविटीज कोर्ट लिफ्ट। ठीक है, जैसे किसी ने कहा कि भाई 25 दिन में पैसा डबल है, याद है तुम लोग को, 25 दिन में पैसा डबल, लोगों ने पैसा डाल दिया लक्ष्मी चिट फंड में। ठीक है, तो वो चीज। फिर टैक्स इवेशन होता है कि भाई टैक्स को बचाने के लिए बड़ी कंपनी छोटी कंपनी इसको बना लेती हैं, या उन पे अपना वर्चस्व कर लेती है और उन्हीं को अपना पैसा दे देती है, तो क्या और खर्चा दिखा देती है, कंपनी इतना खर्चा किया, पैसा दोबारा उनके पास रिटर्न आ जाता है। तो टैक्स को किसी भी तरीके से कंपनी बचाना चाहती है या इलीगली नहीं देना चाहती है, तो उस केस में टैक्स इवेशन कहलाता है। फिर टू प्रोटेक्ट द पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, अब लोगों को कई बार अपना पैसा लगाना होता है, लेकिन पैसा बहुत बड़ी चीज है, लोग ज्ञान देते हैं लेकिन पैसा कोई नहीं देता है। तो इस केस में क्या होता है भाई, उस केस में पब्लिक के जो इंटरेस्ट है उसको प्रोटेक्ट करना, जो लोगों ने पैसा लगाया है वो कंपनी रिटर्न करेगी कि नहीं करेगी, या उनका जो पैसा है वो कहीं पे मिस यूज तो नहीं हो रहा है, ये सारी चीजों को देखा जाता है इस केस में। तो ये 3 केस हो गए। आगे देखते हैं और कभी क्यों होता है। शैम और बॉजिस कंपनी, देखो सम आर नॉट कैरिंग अ रियल बिजनेस एग्जिट। देखो कुछ कंपनीज होती है ना कि हम ये काम करते हैं वो काम करते हैं, नकली, ठीक है ना, आपने देखा होगा इंस्टा पे भी नकली नकली चीजें आ जाती है, नकली वेबसाइट हो जाती है, ठीक है, तो लोगों का चैनल हैक कर जाते हैं ठीक है। तो कंपनी क्या होता है इसी केस में कि कंपनी बनी हुई है लेकिन कंपनी कोई काम ही नहीं करती, बोगस कंपनी है, फेक कंपनी है, तो उस केस में भी ये चीज किया जाए टू आइडेंटिफाई द एनिमी कैरेक्टर। अब एनिमी कैरेक्टर क्या होता है कि जैसे मान लो हमारा किसी देश से बन नहीं रहा, लड़ाई झगड़ा चल रहा है, तो उसी केस में हमारे इंसान, हमारे यहाँ का कोई पर्सन वहां पे जाके बिजनेस कर रहा है, या वहां वाला पर्सन हमारे यहाँ बिजनेस कर रहा है, समझ रहे हो, तो इस केस में वो कंपनी एक एनिमी कंपनी मानी जाती है। या हमारे देश में वो ड्रग्स बेच रही है, गन्स बेच रही है, या हमारे देश पे जो हमला कर रहा है उसका हमारे यहीं के लोग बिजनेस कर रहे हैं, है ना। कहते हैं ना, धुरंधर में कहा गया ना कि हमारे देश के दुश्मन सबसे बड़े हमारे देश के ही लोग हैं, है ना, ये बात सच है। तो ऐसी जो कंपनी चलाती है एनिमी कंपनी कहलाती है। ठीक है, फिर आता है इवेशन ऑफ लीगल ऑब्लिगेशंस। तो कुछ लीगल ऑब्लिगेशंस, रूल रेगुलेशंस होते हैं, लीगल फॉर्मेलिटीज होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, कर्जा चुकाना, कॉन्ट्रैक्ट्स हो गया, या गलत चीजें कर देना, तो उस केस में भी हम कॉर्पोरेट विल करते हैं। आगे देखते हैं बच्चों, हु कैन लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल, कौन कर सकता है, तो मैं और आप थोड़ी कर सकते हैं, आम जनता। इसको करता है आपका कोर्ट करता है, ठीक है, कोर्ट करता है। फिर कुछ ऐसे ऐसे हमारे मिनिस्टर्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट अफेयर मिनिस्टर्स होते हैं, जो बिजनेसेस को देखते हैं, वो लोगों के पास अथॉरिटी होती है, ठीक है, ऑफिसर्स होते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। दे हैव द पावर टू लिफ्ट द कॉर्पोरेट विल वेयर द रिक्वायर्ड द इंटरेस्ट इन जस्टिस। कभी भी न्याय के लिए या फिर किसी भी केस के लिए अगर रिक्वायरमेंट होती है कॉर्पोरेट विल की, तो वो करते हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज कर सकती है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कर सकता है, सीबीआई कर सकता है, रजिस्टर्स कंपनीज में भी लिफ्टेड टू सर्टेन केसेस एज पर द लॉ। तो नियम के अनुसार कॉर्पोरेट लॉ मतलब कॉर्पोरेट लिफ्टिंग की जाती है कॉर्पोरेट विल
कैपिटल को। इफेक्ट ऑफ लिफ्टिंग, अगर ऐसा किया जाता है तो क्या इफेक्ट पड़ता है? पहली चीज कि भाई कुछ भी अगर गलत चल रहा होता है हमारे देश में तो हमें पता लग जाता है, एक ये फायदा होता है। दूसरा तो कंपनी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी इग्नोर, ठीक है, इस केस में अब कंपनी की सेपरेट लीगल जो होती है उसको इग्नोर कर दिया जाता है कि भाई अब तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एसोसिएट है ऑनर, ठीक है, तो ऑनर के ऊपर केस किया जाता है। तो वही है कि भाई एक तरीके से सेफर प्रोसेस क्रिएट होता है, डर रहता है कंपनी उसके ऑनर में कि वो कंपनी के अंदर गलत ना करे। शेयर होल्डर जो आम जनता पैसा लगाती है उसको थोड़ा सा एक तरीके से सिक्योरिटी फील होता है कि भाई पैसा लगा है लेकिन सरकार है जो उस पर मॉनिटरिंग करेगी, या कंपनी कुछ गलत करेगी तो हम केस कर सकते हैं, कानूनी हक हमारे पास है। तो ये सब फायदे होते हैं। एक ऐसी केस है, सम केसेस को देखें तो एक ये बड़ा बड़ा फेमस है, आप दिल्ली के रहने वाले होंगे, तो डीडीए जो था इसने एक बार कहा कि हम सबको फ्लैट देंगे, पैसा दे दो, तो लोगों ने पैसा दे दिया लेकिन फ्लैट बने नहीं, तो ये गलत हो गया। तो इस केस पर डीडीए में एक बार कई बार इंक्वायरी बैठी गई थी कि भाई पैसे ले लिए और आपने ऑन टाइम पोजीशन नहीं दी, लोगों को एंट्री नहीं दिली घर में पैसे लेकर, तो ये गलत काम था, तो ये चीज हुआ था। फिर स्टेबलाइज द प्रिंसिपल दैट कंपनी हैज सेपरेट लीगल एंटिटी हाउएवर लेटर जजमेंट अलाउड टू लिफ्टिंग कॉपरेटिव विल टू द मिसयूज, ठीक है। तो सैल्मोन और सेलोमोन करके कंपनी थी जिसके अंदर इन्होंने कंपनी के अंदर कुछ मिसयूज चीजें करी थी, ठीक है, कंपनी के नाम पर कुछ चीजों का मिसयूज कर दो, तो उस समय भी कॉर्पोरेट लिफ्ट हुआ था। तो ये कुछ कुछ एग्जांपल है। तो जब भी आप ड्यू सोल में आंसर लिखिए तो प्लीज आप अपने आंसर के अंदर समरी और कंक्लूजन जरूर लिखिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा लेसन 1 खत्म होता है आपकी बुक का, यूनिट 1 का। आगे चलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन कंपनी लेसन 2 की तरफ। अब एक बात बताओ, कोई भी कंपनी स्टार्ट हुई है तो उसकी देख रेख के लिए कोई प्रबंधन चाहिए ना, कोई मैनेजमेंट चाहिए ना, कोई गवर्नमेंट बॉडी चाहिए ना, एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए जो उसको रजिस्टर करे, जो उसको लीगली कानून मतलब वो राइट्स दे, बनाए, सर्टिफिकेट दे क्रिएशन का, है ना, या कुछ गलत हो तो सपोर्ट भी करे। बिल्कुल बात समझ आ रही है। तो इस तरीके से आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कॉर्पोरेट लॉ, ठीक है। तो कॉर्पोरेट लॉ का जो प्रबंधन है, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन वो किस तरह से काम करता है। तो कहता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है कि जो नियम बनाए गए थे वो नियम सही तरीके से लागू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। सिर्फ नियम बनाने से चालू होगा थोड़ी कुछ, ठीक है, वो नियम चलने भी चाहिए, वो नियम चलने भी चाहिए, वो काम होना भी चाहिए। तो ये होता है, कहता है इम्प्लीमेंट द इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन की लॉ बन गया है तो वो कानून इम्प्लीमेंट हो। इन्फोर्समेंट, ठीक है, यानी उस पर इन्फोर्स किया भाई हाँ लागू हो गया तो चलना भी चाहिए, और उसका रेगुलेशन लागू होने के बाद वो सही से चल रहा है कि नहीं चल रहा उसको मॉनिटर करना, है ना। जैसे कंपनी को कहा गया कि भाई आप इतना शेयर्स की प्राइस इतना रख सकते हो, इससे ज्यादा नहीं कर सकते, उससे कम नहीं कर सकते, तो उस केस में यही तो आपकी गवर्नमेंट बॉडीज होंगी जो रेगुलेट करेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन बॉडीज होंगी जो ध्यान देंगी कि कोई गलत ना करे, ठीक है। कहता है कि प्रोविजन कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इट इन्वॉल्व द वेरियस अथॉरिटी एंड इंस्टीट्यूशन दैट इंश्योर द कंपनी इंडियन लॉफुल, ठीक है। तो कोई कंपनी अथॉरिटी है हमारी गवर्नमेंट की, कोई काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा, नियम को फॉलो किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है, जो पब्लिक है, जनता है, उनका मिसयूज तो नहीं हो रहा, उनका इंटरेस्ट का, उनका ब्याज का, उनका पैसा मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो ये काम होता है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी लॉ का। आगे देखिए बच्चों, तो की अथॉरिटीज ऑफ इन्वॉल्व टू एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, कौन कौन से ऐसे कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट है, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री है, ठीक है, आपके एजुकेशन मिनिस्ट्री है, तो ये सब हमारी मिनिस्ट्री का हिस्सा है। तो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन लॉ है उसके अंदर कौन कौन से अथॉरिटीज है, गवर्नमेंट बॉडीज है जो रेगुलेट करती है। तो पहली बॉडीज आती है एमसीए, सबसे बड़ी है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, सुना होगा आप लोगों ने, आईएएस आईपीएस करके लोग जाते हैं, उनका जब वो हो जाता है एक तरीके से एक्सपीरियंस हो जाता है तो इसका हिस्सा बनते हैं। तो एमसीए करंट मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, यानी जो कॉर्पोरेट रिलेटेड कंपनीज में धोखा होना, फायदा होना, विजय माल्या जी का पॉडकास्ट देख के लगता है हमें उन्हें पैसा देना है, ठीक है, नीरव मोदी, तो इन सभी के जो केसेस हैं 1992 का स्कैम, तो ये सारी चीजें ये वाली मिनिस्ट्री देखती है। तो कहता है मेन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी ऑफ द कंपनी लॉ इन इंडिया, सबसे बड़ी बॉडी यही है, तो आप याद रखिएगा कौन सी है, एमसीए, ठीक है। अब एमसीए क्या कहता है, रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेटिंग रूल्स पॉलिसीज इन्फोर्समेंट कंपनीज, तो रूल बनाना, नए नियम बनाना, कानून बनाना, फिर ओवरसीइंग, नजर रखना डीपली कि भाई कौन सा ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर सही कर रहा है कि नहीं कर रहा, कोई फाउंडर गलत तो नहीं कर रहा, तो इन सारी चीजों पे नजर रखती है। कहते हैं कि मैनेज द एमसीए 21 पोर्टल, इन्होंने एक अपना पोर्टल निकाल रखा है, वेबसाइट, वेयर द कंपनी फाइल द रिटर्न्स एंड डॉक्यूमेंट इलेक्ट्रॉनिकली, ठीक है, मतलब डिजिटली अपने डॉक्यूमेंट को जमा करते हैं, दिखाते हैं कि कौन सी ईयर में फायदा हुआ, नुकसान हुआ, बैलेंस शीट दिखाते हैं, कहाँ उन्होंने पैसा लगाया, कहाँ से प्रॉफिट हुआ, टैक्सेस कहाँ दिए, ये सारी चीजें आपकी एमसीए मैनेज करती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर, ठीक है भाई। आगे चलते हैं। फिर मुझे कंपनी स्टार्ट करी मैंने, तो उसको मुझे रजिस्टर कराना पड़ेगा, तो रजिस्टर कहाँ कराओगे आप, आरओसी में कराओगे,
ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ होता है, आरओसी में कराया जाता है, अपॉइंटेड अंडर द कंपनी लॉ, ठीक है। तो ये अपॉइंट किया गया कंपनी लॉ के अंदर, ये रजिस्टर करता है बेसिकली, जन्म प्रमाण पत्र देता है कंपनी का, ये देखता है कि कंपनी में जितने नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए है कि नहीं है, जो एसेट्स होने चाहिए है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट पूरा है कि नहीं, पैन कार्ड, आधार कार्ड, लोकेशन है कि नहीं है, ये सबको वेरीफाई करता है आरओसी, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का काम करता है, कंपनी मेंटेनिंग द रिकॉर्ड ऑल डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू देम, तो उनके रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको मैनेज करना। कहता है इंश्योर द कंपनी विद फाइलिंग रिक्वायरमेंट लाइक एनुअल रिटर्न, फाइनेंशियल ऑफिशियल ईयर का जो आपका पता ही होगा, जो कॉमर्स के बच्चे होते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर का जो भी डिटेल होता है वो सारी चीजें यहाँ पर ये लोग मैनेज करते देखते हैं। फिर आता है कैन इन्वेस्टिगेट नॉन कंप्लाइंसेस, टेक एक्शन अगेंस्ट द डिफॉल्टिंग कंपनीज, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी है उसमें उन लोग देखते हैं कि यार डिफॉल्ट है, कोई धोखा कर रहा है, कुछ गलत कर रहा है, तो उसके खिलाफ क्या करते हैं, इन्वेस्टिगेट भी करते हैं आरओसी वाले, या उसकी कंपनी को रजिस्टर नहीं करेंगे, कुछ भी गलत पाएंगे, फ्रॉड पाएंगे ना, तो ये उसमें जरूर इंटरफेयर करता है आरओसी। तो आरओसी के 2-3 काम है, रजिस्टर करना, गलत चीजों को देखना, फ्यूचर एरर, रिटर्न वगैरह भरे जाकर वो सारी चीजें देखना। फिर आता है नेशनल कंपनी लॉ, एनसीएलटी। अच्छा एक बात बताओ, जब घर में हमारे आसपास कोई भी विवाद होता है तो हम कहाँ जाते हैं, पहले लोअर कोर्ट जाते हैं, सिविल कोर्ट जाते हैं, फिर हम हाई कोर्ट जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, ऐसे चलता है ना छोटे छोटे लेवल से। तो वैसे ही अगर किसी भी तरह का कई बार कुछ भी अनलीगल या अनलॉफुल पाया जाता है, जो कंप्लायंसेस खराब होते हैं, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, अलग-अलग जगह पर मतलब अलग-अलग तरह का ऑर्गेनाइजेशन बनाए गए हैं। तो एक होता है नेशनल कंपनी लॉ यानी एनसीएलटी, याद रखना, नेशनल कंपनी लॉ यानी एनसीएलटी, ये आपका लोअर लेवल का होता है कोर्ट, ठीक है। ये क्या करता है, क्वासी जुडिशनली बॉडी होती है क्रिएटेड टू हैंड डिस्प्यूट एंड केसेस रिलेटेड टू कंपनी लॉ। अगर कंपनी लॉ में किसी भी तरह का इनलीगल एक्टिविटी पाया जाता है, गलत पाया जाता है, तो इस कोर्ट में जाया जाता है पहले, और यहाँ पर इस चीज को रिजोल्व करने की कोशिश की जाती है। अब ये लोग डील क्या करते हैं विद इश्यूज लाइक ऑपरेशंस, मिसमैनेजमेंट, मर्जर्स, वाइंडिंग अप एंड रिन्यूअल एंड कंपनीज, ठीक है। रिवाइवल ऑफ कंपनी, कोई कंपनी थी वो दूसरी कंपनी को खरीद रही है, तो उसके जो टर्म्स कंडीशंस है, क्यों खरीद रही है, कैसे, उसको देखना। फिर कंपनीज का वाइंड अप, कोई कह रहा है भाई कंपनी बंद करते, थक गए, राम राम, बाय बाय, गुड नाइट, तो उस केस में यही एनसीएलटी के ही जुडिशनरी के अंतर्गत क्या होता है, इसको बाइंड अप किया जाएगा। फिर वाइंडिंग, फिर रिवाइवल, यानी कोई कंपनी बनती है उसको दोबारा से चालू करना है, रिवाइवल करना है, तो भी तो ये एनसीएलटी ये 2-4 काम देखती है। मिसमैनेजमेंट अगर कहीं हो रहा है, ऑपरेशंस देख रहे हैं, मर्जर्स देख रहे हैं, वाइंड अप देख रहे हैं, ये सारी चीजें एनसीएलटी देखती है। अब तुम लोग को यही छोटी-छोटी बात दिमाग में डालनी है कि भाई क्या देखते हैं, मिसमैनेजमेंट देखती है, मैनेजर्स देखते हैं, वाइंडिंग देखती है और रिवाइवल देखती है। हैज पावर टू पास टू बाइंडिंग द डिसीजन, ठीक है। इसके पास पावर होती है एनसीएलटी के पास कि कोई कंपनी बंद करने का जो आखिरी डिसीजन होता है वो यही देती है, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक? चलिए आगे देखते हैं। मैं इनके नोट्स भी पीवाई को भी दूंगा, एग्जाम टाइम पे आपके साथ रहूंगा, घबराओ बिल्कुल मत, बिल्कुल भी नहीं। चैनल को बस शेयर करके सब्सक्राइब कर लेना, बच्चों तक पहुंचा देना, सेमेस्टर 2 का कुछ भी खराब नहीं होने दूंगा। अब देखो एनसीएलटी का थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, ये लेसन 2 है आपकी बुक का, तो उसमें कई चीजें दे रखी है। तो कहता है कि इनसॉल्वेंसी, कहता है कि ये क्या होता है, थोड़ा और समझते हैं कि क्या क्या पावर होता है एनसीएलटी के पास। कहता है कि इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, इनिशिएटिंग कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, सीआईआरपी, ठीक है। अपॉइंटिंग एंड इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, कोई कंपनी डिसॉल्व होती है, बंद होती है, या फिर उसके फाउंडर चेंज होते हैं, तो ये एक अलग टॉपिक है, उसमें हम कभी पढ़ेंगे, बस अभी इंसॉल्वेंसी इतना समझ लो, ठीक है। रिजोल्यूशन प्रोफेशनल, ठीक है, आईआरपी, अप्रूविंग रिजोल्यूशन प्लान अंडर द आईबीसी, ठीक है। तो ये कुछ कुछ बड़े बड़े पावर्स इनके पास होते हैं, इंसॉल्वेंसी को मैनेज करना, रिजोल्यूशन को प्रोफेशनल करना, आईआरपी को मैनेज करना, ठीक है। फिर आपके आईबीसी के जो होते हैं ये चीजों को, फिर जो कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है, मिसमैनेजमेंट शेयर तो करते ही है। रीस्ट्रक्चरिंग, कंपनी क्या करती है, कई बार एमलगेमेशन करती है, कैपिटल रिडक्शन करती है, मर्जर्स करती है, तो ये छोटे छोटे चीजों को मैनेज करने का काम करते हैं। फिर रेगुलेटरी फंक्शंस, ठीक है, जैसे कि कोई भी चीज चल रहा है, डायरेक्टर्स है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, वो सही है कि नहीं है, फाइनेंशियल ईयर का फाइनेंशियल अकाउंट कैसे था, फ्रीजिंग एसिड्स कौन से है, तो ये सारी चीजें। फिर पेनल्टीज को लगाना, पेनल्टीज को देखना, रेगुलेटर फाइनेंशियल्स को देखना, रीस्ट्रक्चरिंग करना, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट करना, इंसॉल्वेंसी रिजोल्यूशन, ये सारे काम कौन करता है, एनसीएलटी। इसको एक बार फटाफट से रीड करो, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है भाई तुम्हारे लिए। जरा सा रीड करो तो, क्या क्या, इंसॉल्वेंसी करेक्ट, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट करेक्ट, रीस्ट्रक्चरिंग, रेगुलेटरी फंक्शंस एंड पेनल्टीज, ठीक है। इंपोजिंग द फाइन अप टू 25 लाख तक दे सकते हैं, मतलब फाइन लग जाता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है बहुत बहुत ज्यादा। इस तरीके से पावर ऑफ एनसीएलटी, ठीक है भाई। तो एनसीएलटी के बाद आता है एनसीएलटी, इसके पास पावर ज्यादा होता है। जो केस एनसीएलटी मैनेज नहीं करती है वो केस मैनेज करता है एनसीएलएटी, मैनेज करता है, ध्यान से रखना, सुनना।
ये इसका काम होता है, एक होता है अपेलेट जुडिशनरी होती है, ठीक है, जुडिक्शंस, ठीक है, रिव्यूइंग द अपील अगेंस्ट द एनसीएलटी। अब एनसीएलटी में कोई केस सही नहीं हुआ, मैनेज नहीं होता, हम कहाँ जाएंगे, एनसीएलटी के पास जाएंगे। लोअर कोर्ट में कोई काम नहीं होता तो कहाँ जाते हैं, अपर कोर्ट जाते हैं ना। उसी तरीके से जब कोई चीज लोअर कोर्ट में काम नहीं होता है तो अपन जाएंगे एनसीएलटी के पास जाएंगे। इन ऑर्डर विद इन द 45 डेज अपील टू द आईबीबीआई, ठीक है। तो फ्रॉम द आईबीबीआई क्या ऑर्डर देता है कि एनसीएलटी में कोई केस अच्छा नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, डिस्प्यूट सॉल्व नहीं हुआ, तो एनसीएलटी सॉल्व करता है। याद रखना एनसीएलटी, ए का फर्क है। मॉडिफाइंग द ऑर्डर्स, ऑर्डर्स को क्या करना, मॉडिफाई करना, सिटिंग असाइड, मॉडिफाइंग द एनसीएलटी डिसीजन, कंफर्मिंग, ये सारी चीजें करते हैं। एनसीएलटी ने कोई डिसीजन लिया जिससे कोई कंपनी खुश नहीं है तो उसको मॉडिफाई करने का पावर ये रखता है, ठीक है। कंपटीशन मैटर्स करता है इसमें, एक्टिंग एज द अपीलेंट अथॉरिटी ऑफ द डबल सीआई, ठीक है। प्रोसीजरल अथॉरिटी होती है इसके पास, रिव्यू करता है केस को। इंसॉल्वेंसी है, कंपनी है, प्रिंसिपल इनजस्टिस है, कोई न्याय गलत हो गया, तो सारी चीजों को ये मैनेज करता है आईएनसीएलटी। ये अपर लेवल का कोर्ट है, जो भी लोअर में कोई दिक्कत होती है तो अपर वाले के पास जाता है। एक बार इसके डिफरेंसेस को पढ़ लेते हैं। तो अगर जुडिशनरी देखे तो ये प्राइमरी होता है और ये क्या होता है, होल्ड टू अपील जुडिशनरी, इसके पास पावर ज्यादा होती है, ठीक है, इन केस ऑफ जजमेंट बाय एनसीएलटी। ये इंसॉल्वेंसी, बैंक करप्शन, कॉर्पोरेट डिस्प्यूट्स को मैनेज करता है एनसीएलटी। छोटे लेवल पे एनसीएलटी सॉल्व कर देता है। एविडेंस की बात है, इट एक्सेप्ट करता है एनालिसिस एंड एविडेंस क्रिएटेड डैमेज वगैरह का डिसीजन। बट ये क्या करता है, एनसीएलटी ने जो एनालाइज करके दिया है ना, वो एनसीएलटी के पास गया, एनसीएलएटी के पास गया, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसको सही से और देखता है और फिर डिसीजन पास करता है। इट कलेक्ट ऑल द फैक्ट्स और इट एनालाइज द फैक्ट्स। तो यही डिफरेंट है भाई दोनों में। तो दोनों के बारे में हम जाने, दोनों का डिफरेंस भी जाना हमने। आप इसका देख लो, स्क्रीनशॉट लेना, वरना नोट्स में आपको दे ही दूंगा। उसके बाद आता है तीसरा कि कंपनी लॉ अपील, ठीक है, एनसीएलटी, वही वाला एनसीएलटी। वही मैं आपको बता ही चुका, एनसीएलटी का वो होता है तो इस अपर लेवल का होता है, समझ ही गए लोग। बैंक करेंसी कोड, आईबीसी वगैरह देखता है। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करेंसी कोड होती है आईबीसी। आईबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्शन कोड, ठीक है, बैंक करप्सी कोच, ठीक है, समझ लेना इसको। फिर कंपटीशन कमीशन होती है, ये कुछ कुछ तरह के जो बच्चे सीएस कर रहे होंगे वो काफी अच्छे से जानते हैं, इनके एक एक बारीकियों को पढ़ना होता है उनको। फिर आता है सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है। तो सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन एक ऑफिसर होता है, डिपार्टमेंट होता है। वो क्या करता है, जब कहीं भी एमसीए इसको लाती है, कौन लाती है इसको, एमसीए अपॉइंट करती है इस ऑफिसर को, ठीक है। इस ऑफिसर का काम बहुत सिंपल है कि कहीं पे अगर वो फ्रॉड देखता है तो उस फ्रॉड को देखता है, मैनेज करता है कंपनीज को डीपली, ठीक है, इंस्पेक्ट करना, रिसर्च करना, डॉक्यूमेंटेशन देखना, ठीक है, कंपनी का जो सीएलबी, ठीक है, तो ये सारी चीजें करना। अब एक आपका होता है कंपनी लॉ बोर्ड, ठीक है, ये भी दे रखा है आपकी बुक में, छोटा सा टॉपिक है। कंपनी लॉ बोर्ड क्या करती है, ये अर्लियर हैंडल कंपनी लॉ केसेस बट नाउ द पावर टू ट्रांसफर एनसीएलटी और एससीएलटी, ठीक है। कंपनी लॉ बोर्ड ना पुराना था हमारा, 2013 से पहले का था, तो ये इस केस में क्या करते थे, जो पुराने केसेस थे छोटे मोटे वो देखा करते थे। लेकिन अब ये जो केसेस इनके पास आते हैं वो एनसीएलटी और एनसीएलटी के पास ट्रांसफर कर देते हैं। तो ये कुछ कुछ आपके, अगर आपके साथ गलत होता है, ठीक है, तो ये कुछ आपके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आपका पूरा पूरा साथ देते हैं भाई, ठीक है। तो ये 5 हो गए हमारे पास, 5-6 हैं, ठीक है। कौन से, एक तो सीनियर ऑफिसर वाला हो गया, एक एनसीएलएटी हो गया, एक एनसीएलटी हो गया, एक एमएनसी हो गया, तो ये हो गया, ठीक। जो गलत होगा तो ये देखेंगे। देखो ये दे रखा कंपनी सीएलबी बोर्ड, ठीक है। अब फंक्शन ऑफ दीज अथॉरिटीज, रजिस्ट्रेशन करना कंपनीज का, इन अथॉरिटीज का। फिर कंपनी में इंस्पेक्शंस करना, कुछ गलत है सही है देखना। इन्वेस्टिगेट करना, मिसकंडक्ट, कोई कंपनी बोले कि ये कर देंगे वो कर देंगे, ठीक है, ये करो वो करो, ये तेल लगाओ बाल आ जाएंगे, ये चीज करो वो हो जाएगा, ये सब गलत है। मिसकम्युनिकेट करना, है ना, ये क्रीम लगाओ गोरे हो जाओगे, फेयर लवली। तो ये से सुपरवाइज द मर्जर एक्विजिशन, मर्जर को देखना, दो कंपनी मिल रही है, एक कंपनी दूसरे को खरीद रही है, एक कंपनी बंद हो रही है, इन सब पे ध्यान देना का काम होता है आपका अपनी गवर्नमेंट अथॉरिटीज का जो बनाई गई है। फिर लीगल फ्रेमवर्क, लीगल फ्रेमवर्क यानी कि हम कोई कंपनी बना रहे हैं तो वो कानूनों के तहत बना रहे कि नहीं बना रहे, ठीक है। तो कंपनी 2001 इज प्राइमरी लॉ गवर्निंग कंपनीज इन इंडिया। 2000 जो प्राइमरी लॉ होता है सबसे पहले वो कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग ही बनाया जाता है, ठीक है। रूल्स रेगुलेशन, ठीक है, नोटिफाइड बाय द एमसीए टाइम टू टाइम। अब धीरे धीरे जो भी चेंजेस आते हैं, ऐसा नहीं कि हमने कोई नियम बना दिया 7 साल पहले, वही नियम हमेशा चलता है, उसको मॉडिफाई किया जाता है। जैसे जैसे फ्रॉड होते हैं उसी तरीके से धीरे धीरे उसमें मॉडिफिकेशन, कानूनों में चेंज, ये सारी चीजें लाई जाती है, तो एमसीए मैनेज करती है।
सॉरी, जजमेंट एंड ऑर्डर इशू बाय द एनसीएलटी और एनसीएआरटी, ये सारे मैनेज करते हैं। फिर आता है डिजिटल इनिशिएटिव। आपको पता है आज के टाइम पे क्या किया, एमसीए 2A 21 करके एक पोर्टल है, एमसीए 2021 में एक पोर्टल लेकर आया, जहां पर आप अपनी कंपनी को रजिस्टर कर सकते हो, कुछ कंप्लेन फाइल कर सकते हो, किसी भी तरीके का जो आपको कुछ भी चाहिए, ठीक है, तो ऑनलाइन तरीके से डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, ठीक है। तो अगर कंक्लूजन की बात करें तो ये सारी जो हमारी बॉडीज है, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं, जो कॉर्पोरेट अफेयर्स को मैनेज करती हैं, वो यही देखती है कि भाई प्रमोटर्स के साथ कुछ भी गलत ना हो, कंपनी के जो हिस्सेदार हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ गलत ना करे, कंपनी के साथ भी लोग गलत ना करे, सरकार कंपनी के साथ गलत ना कर दे, या कंपनी सरकार के साथ गलत ना कर दे, टैक्सेस ना बचाने लग जाए। तो ये सारी चीजों को मैनेज किया जाता है, तो ये आप कंक्लूजन में लिखिएगा। चलिए आगे देखते हैं कंपनी किस तरह की होती है। तो देखो कंपनी कई प्रकार की होती है। वन वन पर्सन कंपनी होती है, जिस कंपनी का मालिक एक ही होता है। प्राइवेट कंपनी होती है, गवर्नमेंट कंपनी होती है, एसोसिएट कंपनी होती है, सेक्शन 8 कंपनी होती है। तो इन सारी कंपनीज को बारे में आपको थोड़ा थोड़ा सा जानना है। कैसे जानोगे, कैसे पढ़ोगे, मैं समझाता हूँ, देखो ध्यान से। कैसे समझना, सोल का पेपर देने जा रहे हो तो पहले एक चीज समझो कि उस कंपनी में कितने लोग मेंबर रिक्वायरमेंट है। दूसरा, कंपनी कौन से एक्ट के तहत बनती है, कौन से लॉ को फॉलो करके बनती है। तीसरा, कि कंपनी का जो रेंज है वो कितना है, मतलब कितना एसेट्स रख सकते हैं, कितना खर्चा कर सकती है। एंड चौथा, कि कंपनी जो होती है वो मतलब उस पे किस किस का अधिकार है, कितने परसेंट शेयर किसके होते हैं। तो ये 4 फैक्टर्स हर कंपनी के बारे में आपको जानना है, तो ऐसे पढ़ेंगे। तो देखो आप देख सकते हो, ऑन बाय ये कंपनी ये है जिसमें शेयर होल्डर्स हैं, जैसे आप खरीदते हो, किसी में शेयर लगाते हो। प्रमोटर्स हैं जो उस कंपनी को चला रहते हैं, और एक जनरल इन्वेस्टर्स जो ज्यादा पैसा लगाते हैं। इस तरीके से ऑन बाय कई बार मैनेजमेंट होते हैं, फाउंडर्स होते हैं, और प्राइवेट इन्वेस्टर्स होते हैं। तो इस तरीके के अलग अलग तरह के ग्रुप्स ऑफ द पीपल किसी कंपनी को चला रहे होते हैं। चलिए देखते हैं कंपनी के बारे में। तो पहली कंपनी आती है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी की खास बात कैसे बनी हुई, एज पर सेक्शन 268 के इसके तहत। तो ये आपको लिखना है सेक्शन 268 प्राइवेट कंपनी में, इसी नियम के तहत। प्राइवेट कंपनी इज अ टाइप ऑफ कंपनी is owned by the small group of people. It is not allowed to raise money the publicly. प्राइवेट पर नहीं लिस्ट कर सकते इसको, ठीक है, प्राइवेट कंपनीज को। तो इट ऑपरेट प्राइवेटली मीनिंग इट डज नॉट लिस्ट इट्स शेयर स्टॉक एक्सचेंज। तो प्राइवेट कंपनीज कभी भी अपने शेयर को लिस्ट नहीं करते हैं। कहां पर, स्टॉक एक्सचेंज, मतलब पैसा नहीं उठाना चाहते, ये मीनिंग था, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। अच्छा आगे देखते हैं लीगल डेफिनेशन ऑफ लीगल अगर बात करें तो कहता है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 268 प्राइवेट कंपनी मींस द कंपनी विच रेस्ट्रिक्टेड टू राइट ट्रांसफर टू शेयर, ठीक है। राइट, अब देखो, अब रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर, ये अपने शेयर्स को ट्रांसफर नहीं कर सकते। लिमिटेड नंबर ऑफ लिस्ट, ठीक है, इसमें 200 से, मैंने बताया था आपको 200 ज्यादा लोग नहीं हो सकते इसमें, तो 200 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते, लिस्ट लिमिटेड लोग रहते हैं इसमें। फिर प्रोविट एंड प्रोविट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक सब्सक्राइब एंड शेयर होल्डर एंड डिवेंचर, मतलब लोगों से कर्जा नहीं ले सकते, बॉन्ड डिवेंचर ये चीजें नहीं कर सकते पब्लिक के लोग, ठीक है। आगे देखते आगे देखते हैं, देखो अगर क्या फीचर्स होते हैं, ठीक है। अब इस कंपनी की अगर हम फीचर को समझते हैं तो अपने को क्या क्या फीचर्स देखते हैं। सबसे पहली चीज देखो, मिनिमम नंबर ऑफ कंपनी कितने होने चाहिए, तो ये तुम्हें याद रखना है प्राइवेट कंपनी के बारे में। तो मिनिमम नंबर अगर हम बात करें तो कितने होने चाहिए भाई, मिनिमम नंबर होने चाहिए आपके पास 2, तो चाहिए ही चाहिए किसी भी कंपनी को स्टार्ट करने के लिए, 2 मिनिमम नंबर चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, 200, ठीक है, इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉय एंड एक्सक्लूडिंग द एम्प्लॉय वेयर हु आर द मेंबर्स, मतलब 200 के मैक्सिमम नंबर हो सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। मस्ट नेम, उसका नाम किसके साथ एंड होना चाहिए, अगर प्राइवेट कंपनी है तो पीवीटी एलटीडी, ठीक है, यानी कि उसका नाम हमेशा पीवीटी एलटीडी से एंड होगा, अगर वो कौन सी कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, और 2 लोग ही स्टार्ट कर सकते हैं। नो पब्लिक इन्विटेशन, ठीक है, कोई पब्लिक को इनवाइट नहीं करेगा कि भाई मुझे पैसा दे दो, कर्जा दे दो, मैं कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ। शेयर्स आर रिस्ट्रिक्टेड, शेयर्स को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता है, ठीक है। एंड सेपरेट लीगल एंटिटी तो होगी, इट इज लीगल, मतलब वही सेपरेट होगी कंपनी है तो। एंड लिमिटेड एबिलिटी होगी, कि ऐसा नहीं है कि जो कंपनी का मालिक है वो अगर कंपनी नुकसान में आएगी तो सारा पैसा ले लेंगे मुझसे, नहीं, लिमिटेड लायबिलिटी है। फिर ये परपेचुअल है कि चलती रहेगी, सक्सेशन रहेगा। नो मिनिमम कैपिटल, इसका कोई ऐसा नहीं कि भाई इतना ही मिनिमम होना चाहिए कैपिटल, ठीक है। और एग्जेम्पशंस फॉर्म आपको ये फिलअप करने पड़ेंगे, प्राइवेट कंपनी लेस कंप्लायंसेस बर्डन, ठीक है, तो इनमें कम लॉ को फॉलो करना होता है, ये सारी चीजें होती है। तो ये प्राइवेट कंपनी की खास बात होगी, बस इसको थोड़ा सा याद रख लेना कि भाई लास्ट में क्या लगता है, कितने मिनिमम नंबर चाहिए पर्सन, कितने मैक्सिमम, लोगों से पैसा नहीं ले सकते, शेयर इशू नहीं कर सकते, ये चीज होता है। अच्छा इसके क्या एडवांटेजेस होते हैं उसको समझते हैं। पहला, इजी टू क्विक फॉर्म, आसानी से बन जाता है। लेस रेगुलेटरी, ठीक है, कंप्लायंसेस, मतलब ज्यादा तामझाम नहीं है, ज्यादा लॉ वगैरह फॉलो अप नहीं कराना है, ज्यादा पेपर वर्क नहीं करना है। वर्क कंट्रोल बाय द ओनर्स, ठीक है,
प्राइवेसी मेंटेन रहती है इसमें, बिजनेस स्मार्टली चल सकता है क्योंकि बाहर के लोग ज्यादा लोग नहीं है, 200 लोग ही ज्यादातर है, ठीक है। एंड बेटर सूटेड टू स्टार्टअप, और छोटे छोटे जो बिजनेस चलाते हैं स्मॉल स्टार्टअप, ये प्राइवेट कंपनीज को चला सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए बीपीएम हो गया, इंटरनेट हो गया, जोमेटो मीडिया प्राइवेट लिमिटेड हो गई। तो ये तो फायदे समझ गए, 7 फायदे, बस इसी को समझ लेना कि भाई इसको अपनी प्रॉपर्टी ऑन कर सकते हैं और इजीली चला सकते हैं, जो छोटे छोटे घर में है वो लोग चला सकते हैं, टैक्स रिडक्शन होता है इससे, कंटिन्यूअस एग्जिस्टेंस होती है, कंस्ट्रेंट लायबिलिटीज होती है, एंड लिमिटेड हाउएवर टू सिंपल ट्रेड शेयर, ठीक है, आसानी से व्यापार को किया जा सकता है। तो ये इसके फायदे हो गए प्राइवेट कंपनी के, ठीक है। अब अगला आता है पब्लिक कंपनी, ठीक है। पब्लिक कंपनी थोड़ा इससे अपोजिट होगी। जो पब्लिक कंपनी होती है वो लोगों से पैसे उठा सकती है, डिबेंचर्स पे, बॉन्ड्स पे, ये सारी चीजें होती है। तो ये कैसे बनाई जाती है? प्राइवेट कंपनी बनती है सेक्शन 268 के तहत, याद रखना मेरी जान, और ये बनती है सेक्शन 271 के तहत। ये भी चीजें समझनी है हमें, ठीक है, तभी तो कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं, सेक्शन 271 के तहत एंड पब्लिक कंपनी को बनाया जाता है। नोट, प्राइवेट कंपनीज हैज अ मिनिमम पेड शेयर्स कैपिटल मे बी प्रिस्क्राइब्स नॉट फिक्स मिनिमम कैपिटल एज ऑफ नाउ। लेकिन अगर हम देखें, इट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। तो कंपनी दैट सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी इज नॉट ट्रेंड अ पब्लिक कंपनी इवन इट इज द रजिस्टर एज अ प्राइवेट कंपनी। अब जैसे मान लो हमने कोई कंपनी चालू करी, तो वो अपनी एक पब्लिक कंपनी है। अब उस पब्लिक कंपनी के अंदर किसी एक पर्सन ने दूसरी कंपनी चालू कर दी, तो एक सब्सिडरी कंपनी चालू करी, तो सब्सिडरी कंपनी भी एक पब्लिक कंपनी मानी जाएगी। जैसे ये पब्लिक कंपनी मानी जा रही है, पब्लिक कंपनी के अंदर चलने वाली कंपनी भी सब्सिडरी कंपनी ही मानी जाती है, ये होता है। इसके बारे में और थोड़ा देखते हैं। कंपनी इज कैन ऑफर शेयर्स एंड डिवेंचर टू जनरल पब्लिक, ठीक है भाई, लोगों को ये इनवाइट करती है कि आप पैसा डालिए हमारी कंपनी में और फिर हम इस कंपनी को और चलाएंगे। जैसे रिलायंस की सब शुरुआत थी, वो पब्लिक कंपनी थी, जो मसाला बेचते थे धीरू भाई अंबानी। फ्रीली ट्रांसफेबल होती है, ठीक है, ये ट्रांसफरमेबल होती है, ट्रांसफर कर सकते हैं शेयर, किसी को हिस्सा दे सकते हैं, बना सकते हैं। यानी 100% कंपनी का कोई मालिक है, तो मतलब पब्लिक कंपनी है, तो कोई 20 लाख रुपए देकर इसका 20% का मालिक बन सकता है। तो हिस्सेदारी इसमें होती है पब्लिक कंपनी में, समझ आ रहा है? तो ये है। अब इसके थोड़े फीचर समझते हैं। पब्लिक कंपनी में मिनिमम कितने लोग चाहिए? 7 लोग। कितने चाहिए? 7 लोग चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं? अपर लिमिट कितना भी हो सकता है भाई। पब्लिक है तो लोगों को हिस्सेदारी देते जाओ, पैसे देते जाओ, हिस्सा पैसे लेते जाओ, कंपनी का हिस्सा बेचते जाओ। फिर मिनिमम डायरेक्टर्स, मिनिमम डायरेक्टर्स में होने चाहिए लीस्ट कम से कम 3 डायरेक्टर तो होनी चाहिए। कितने डायरेक्टर होने चाहिए? 3। मेंबर कितने होने चाहिए? 7। प्राइवेट में कितने थे? 2। ऐसे समझना अपने को। मस्ट एंड विद, इसके लास्ट में कुछ जरूरी नहीं है कि प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, ठीक है। पब्लिक कंपनी के लास्ट में प्राइवेट लिमिटेड लिखा हो, ये जरूरी नहीं है, लिमिटेड भी चलता है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, ये पब्लिक कंपनी है, इसमें लोगों ने पैसा डाला था, ठीक है। फिर पब्लिक इन्विटेशन अलाउड होता है, शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल, लिमिटेड लायबिलिटी इसमें भी होती है, लिमिटेड लायबिलिटी होती है अनपेड टू द शेयर, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि जो मालिक है वही पैसा दे देगा, ठीक है। ये परपेचुअल सक्सेशन है एंड मैंडेटरी टू कंप्लायंसेस, जो भी कंप्लायंसेस उसको फॉलो करना पड़ेगा रूल रेगुलेशंस को। कंपनी कंटिन्यू इवन द मेंबर्स अगर मर भी जाते हैं तो भी कंपनी चलती रहेगी। तो ये आपकी थी पब्लिक कंपनी की बात। आगे चलते हैं बच्चों, अगला आता है एडवांटेजेस, ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कंपनी। तो कैन राइज अ लार्ज कैपिटल, ठीक है। उसके बाद से शेयर्स एंड फ्रीली ट्रेडेबल इन मार्केट, ठीक है भाई। कंपनी के अंदर तो ज्यादा पैसा आता है ना, क्योंकि पब्लिक कंपनी ऐसी कंपनी है जो लोगों से पैसा लेगी। अब लोगों से पैसा लेगी तो एक लार्ज कैपिटल बनाएगी, बहुत पैसा आएगा बिजनेस करने के लिए, करेक्ट। तो ये होता है बेटर क्रेडिबिलिटी इन मार्केट, मार्केट में अच्छा एक वैल्यू क्रिएट होता है, क्योंकि लोग पैसा लगाएंगे ना तो उस कंपनी को देखेंगे, यार हमारा तो पैसा लगा इसमें, कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, नहीं कर रही, ये चीज होता है। एंड कैन अट्रैक्ट द मोर इन्वेस्टर्स। डिसएडवांटेज, अब भाई इसमें पैसा ज्यादा लग रहा है तो, और लोगों का पैसा लग रहा है, तो लोगों का पैसा ना डूबे तो ज्यादा फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी, ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा, बहुत बारीकी से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। लॉस ऑफ कंट्रोल प्रमोटर ड्यू टू पब्लिक शेयर, ठीक है। अब जो असली मालिक होगा, जिसने स्टार्ट कर रखा होगा, जो प्रमोटर रहता है, शुरुआती ऑनर होता है, वो क्या कई बार लॉस कर देता है अपने कमांड को एज कम्पेयर टू, क्योंकि पब्लिक बहुत ज्यादा पैसा लगा देती है, पब्लिक ऑनर बन जाती है। मोस्ट डिस्क्लोज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, पब्लिक को इन्फॉर्मेशन करना पड़ता है। तो जब ये लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट जारी करते हैं, क्योंकि पब्लिक का पैसा लगा है, तो काफी सारी इंफॉर्मेशन ये पब्लिक को शेयर करते हैं डायरेक्टली, ठीक है। तो ये चीज होता है। अगला आता है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी में सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट, सीएम वाले भाई, पीएम वाले भाई, अपने प्राइम मिनिस्टर, जो गवर्नमेंट होती है उसका 51% से ज्यादा हिस्सेदारी होता है, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। जैसे वेल, एनएसईएल, बीएसएनएल, ये सब आपकी कौन सी कंपनी है? एलआईसी, बीएचईएल, एमटीएनएल, एनटीपीसी, ये सब कौन सी कंपनीज हैं? ये अपनी है गवर्नमेंट कंपनी। अब ये किस सेक्शन में होता है? याद करो, रिमाइंड करो, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 268,
और पब्लिक कंपनी सेक्शन 271, और ये कौन सी सेक्शन 245, सेक्शन 245 के तहत इसको रजिस्टर करते हैं। 51% इसमें आपका गवर्नमेंट का होता है, एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, बोथ कैन बी पार्टिसिपेट इन दैट कंपनी, ठीक है। तो ये वही कंपनी होती है, ठीक है। अब इसमें गवर्नमेंट की ज्यादा हिस्सेदारी होती है, तो इसमें लोगों को क्या होता है, ट्रस्ट ज्यादा होता है, क्योंकि लोगों को लगता है भाई गवर्नमेंट इसको मोनेटाइज कर रही है, मतलब मैनेज कर रही है, तो इसमें कंट्रोल ज्यादा होगा गवर्नमेंट का, हम पैसा लगाएंगे तो डूबेगा नहीं, तो ये चीज होता है। इसके फीचर की बात करें तो ऑडिटिंग इसकी होती है, सब्जेक्ट टू ऑडिट कंप्लेटर एंड ऑडिटर सीएजी। सीएजी जो होती है ये वो डिपार्टमेंट होता है जो गवर्नमेंट कंपनीज को ऑडिट करता है, गवर्नमेंट कंपनीज में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, ये वाला डिपार्टमेंट ऑडिट करता है। फिर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, गवर्नमेंट यूजुअली कंट्रोल करती है और गवर्नमेंट के ही लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के हिस्सा होते हैं, तो वो होता है। फिर पर्पस क्या होता है, यूज टू सर्व पब्लिक कमर्शियली ऑब्जेक्ट टू गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि जो गवर्नमेंट पॉलिसीज के तहत लोगों को कमर्शियल बेनिफिट दिया जाए, ठीक है, जिसकी पॉलिसीज गवर्नमेंट तैयार कर रही है और वो जो कंपनी है उस पॉलिसीज को मान रही है, और कंपनी जो बेनिफिट दे रही है वो जनता को, लोगों को दे रही है। देख रहे हो कितना बढ़िया काम कर रहे हैं लोग। फंडिंग्स, ठीक है, फंडेड आर प्रिमरली, गवर्नमेंट ही पैसा लगाएगी भाई, ठीक है। ओनरशिप्स जो होता है मेजोरिटी 51% शेयर गवर्नमेंट के पास होता है, ठीक है। टाइप ऑफ कंपनीज कैन बी पब्लिक और प्राइवेट, ये पब्लिक भी हो सकती है प्राइवेट भी हो सकती है। इसकी सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होगी, और लिमिटेड ये भी होती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कहता है कि गवर्नमेंट लिमिटेड टू अनपेड द अमाउंट ऑफ द शेयर, कि कई बार अगर मान लो गवर्नमेंट कंपनी उसमें नुकसान हो रहा है तो उसका पैसा गवर्नमेंट नहीं भरती है, उसमें भी लिमिटेड वाला कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है। तो यही चीज होती है आपकी गवर्नमेंट की। इसके एग्जांपल भेल, ओएनजीसी, एनटीपीसी, ये कुछ कुछ होते हैं। वाई गवर्नमेंट कंपनीज फॉर, क्यों गवर्नमेंट कंपनीज को बनाती है, तो देखो कैरी आउट द कमर्शियल एक्टिविटीज, कुछ हाईवे जो बन रहे हैं, ठीक है, या कुछ कॉम्प्लेक्स बनते हैं, डीडीए बनता है, ये सब में गवर्नमेंट पैसा लगाती है ताकि लोगों को बेनिफिट हो सके और एक गवर्नमेंट अच्छा मुनाफा कमा सके खुद को, गवर्नमेंट को रन करने के लिए, एंड मैनेज द इंडस्ट्रियल सेक्टर को भी मैनेज करने के लिए, नौकरी आए लोगों के पास, और गवर्नमेंट की जो अच्छी पॉलिसीज है वो एज अ बिजनेस फॉर्म में लोगों को बेनिफिट कर सके, इसीलिए 3-4 बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट भी इंट्रोड्यूस करती है, इस कंपनी का पार्ट बनती है। उसके बाद आती है फॉरेन कंपनी, ठीक है। तो एज पर सेक्शन 242, फॉरेन कंपनी सेक्शन 242, प्राइवेट कंपनी सेक्शन 265, ऐसे ऐसे करके चल रहा है आपका, याद 68, ठीक है, ऐसे करके। फॉरेन कंपनी, ठीक है, इनकॉर्पोरेट आउटसाइड द, देखो फॉरेन कंपनी क्या होता है, हो सकता है हमारे यहाँ का कोई पर्सन है और वो विदेश में बिजनेस कर रहा है, या हो सकता है जैसे मान लो आपके यहाँ आपकी जो फेसबुक कंपनी है, अमेजोन कंपनी, वो यहाँ पे काम कर रही है ना, लेकिन फ्लिपकार्ट, वो सब कंपनी बाहर की रूल रेगुलेशन से रजिस्टर हुई है, लेकिन उनको हमारे इंडिया के रूल रेगुलेशन को मानना है। तो फॉरेन कंपनीज वो होती हैं जो अपना व्यापार अपने देश के अलावा विदेशों में भी करती हैं, जो इसकी ओरिजिन कंपनी, ओरिजिन जो होते हैं फाउंडेड जगह होती है वो कहीं और होती है, लेकिन उनके ऑपरेशन कहीं और चलते रहते हैं, लेकिन उन्हें दोनों देशों की रूल्स रेगुलेशन को मानना पड़ता है, लॉ के अकॉर्डिंग काम करना पड़ता है। तो फॉरेन कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड द इंडिया बट हैज प्लेस अ बिजनेस एंड कंडक्ट टू द बिजनेस इन इंडिया, मतलब हमारे इंडिया में जो बनी हुई है लेकिन वो व्यापार बाहर कर रही है, और ऐसे ही जैसे कोई बाहर की कंपनी हमारे यहाँ कर रही है तो फॉरेन कंपनीज का हिस्सा होती है। अब इसका अगर लीगल माने तो किसके अकॉर्डिंग, सेक्शन 242 के तहत, 242 याद रखोगे, फॉरेन कंपनी वहां पे बनाई जाती है, ठीक है, आउटसाइड ऑफ द इंडिया बिजनेस करती है, हैविंग पीपल्स बिजनेस वेदर द इटसेल्फ, ठीक है, फिजिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली, कोई ऑनलाइन बिजनेस कर लेता है, कोई वेबसाइट के थ्रू कर लेता है, कोई यहाँ से चीजों को बेचता है वहां ले जाकर, ये चीजें, कंडक्टेड एनी बिजनेस एक्टिविटीज इन अदर मैनर, ठीक है। तो इसमें ये चीज हो गया। आगे देखें तो इसकी क्या क्या की पॉइंट्स होते हैं, आप एक बार पढ़ सकते हो इसके की पॉइंट्स क्या दे रखे हैं, देखिए एक बार आप अच्छे से। सबसे पहले ये क्या होती है, रजिस्टर हो जाती है, ठीक है। अब जब हम इसको रजिस्टर करते हैं तो आउटसाइड ऑफ द इंडिया, इंडियन के उससे भी करना भी है और इससे भी करना भी है, ठीक है, तो ये चीजें होती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला आता है कि इनकॉर्पोरेशन, तो कहता है कि रजिस्टर्स इनकॉर्पोरेट आउटसाइड द इंडिया, यानी कि भाई रजिस्टर किया जाएगा इंडिया में लेकिन बिजनेस क्या करेंगे, बाहर करेंगे। बर्थ कहाँ होगा, इंडिया में होगा भाई, बिजनेस फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक प्रेजेंस इंडिया में होगी, ठीक है। बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया, एंगेज टू बिजनेस ऑपरेशन इन इंडिया, ठीक है। रजिस्ट्रेशन मस्ट बी रजिस्टर कंपनी आरओसी में, ठीक है, विद इन द 30 days स्टेबलाइज द प्लेस ऑफ बिजनेस, कहाँ पे वो बिजनेस कर रहे हैं, कैसी चीजें कर रहे हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर मैनेज की जाती है। उसके बाद रिक्वायरमेंट देखें तो सेपरेट फॉर्म, इंडियन कंपनी, इंडियन गवर्नमेंट जो होती है इसका भी सेपरेट होता है, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। और लाइबिलिटी की बात करें तो मस्ट बी कंपनी
विद इंडियन लॉ अप्लीकेबल टू फॉरेन कंपनीज, ठीक है। तो हमारे इंडियन लॉ को फॉलो करते ही ये विदेशी कंपनीज के नियमों को भी फॉलो करती है। तो इसमें दोनों जगहों के लॉ को कई बार फॉलो करना पड़ता है। तो ये आपकी फॉरेन कंपनी होगी। उसका एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल हो गया, अमेजॉन हो गया, ये सब आप जानते ही हो, ठीक है। ये सब फॉरेन कंपनीज का एग्जांपल होते हैं। अब देखो फॉरेन कंपनीज का फायदा क्या होता है। देखो जब हम फॉरेन कंपनी करते हैं, ठीक है, तो एक तो हमारे यहाँ रोजगार बढ़ता है, हमारे यहाँ आयात निर्यात बढ़ता है, बिजनेस का एक्सपेंशन होता है। अब हमारे यहाँ का कोई पर्सन वो व्यापार कर रहा है तो उसको यार बाहर जाके माल बेचने को मौका मिल रहा है, तो एक बेनिफिट ही हो रहा है ना एक तरीके से। तो ये सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जब हम क्या करते हैं, फॉरेन एक्सपेंशन करते हैं, विदेशों में जब जाते हैं। तो कंपनी विद द इंडियन लॉ रेगुलेशंस मेंटेन द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट कंज्यूमर, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये कुछ चीजों को मेंटेन करता है। अगला आता है ओपीसी, वन पर्सन कंपनी। ये वन पर्सन कंपनी क्या होती है समझते हैं ध्यान से, जिसका ऑनर सिंगल पर्सन होता है या सोल मेंबर होता है, अकेले, जैसे तुम लोग अकेले हो। आज भी उसकी याद आती होगी। सच बताओ कौन कौन अकेले हो तुम में से, सिंगल हो है? तो ऐसे ही भाई कंपनी भी सिंगल होती है, ठीक है। शेयर होल्डर इट कंबाइन टू बेनिफिट लाइक लिमिटेड लायबिलिटीज, ठीक है, सेपरेट लीगल एंटिटीज में कम पैसा लगाया जाता है। अब ये जो वन पर्सन कंपनी बनाई जाती है वो सेक्शन 262 के तहत बनाई जाती है, और विच हैज द ओनली वन मेंबर पर्सन, यानी एक ही मालिक है कंपनी का, ओपीसी वो होती है, ठीक, नाम से क्लियर हो रहा है। तो ओपीसी सेक्शन 262 के तहत आपको रजिस्टर करना पड़ता है, ठीक है। ये मैं बता ही चुका, वही बात थी। अब ओपीसी के क्या फीचर्स है आप एक बार देख लो, रीड ऑन कर लेते हैं इसको भी। तो इसमें वन पर्सन होता है, सबको पता है, ठीक है। नॉमिनी इसमें डाला जा सकता है, जैसे मान लो एक पर्सन था, उसको किसी ने गोली मार दी, तो जिसने नॉमिनी रख रखा था वो नॉमिनी अब कंपनी का ओनर बन जाएगा, ठीक है। और डायरेक्टर रिक्वायरमेंट देयर द कंपनी डिस्टिंक्ट लीगल आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम द ओनर, ठीक है। तो कंपनी और ओनर के बीच में सेपरेशन रहता है। कंपनी की एक अपनी आइडेंटिटी तो होती है, कंपनी के ये तो है कि भाई कंपनी अकेले एक आइडेंटिटी रखती है, सेपरेट आइडेंटिटी, ये होता है। इसकी नेम एंडिंग की बात करें तो इसकी नेम एंडिंग में कुछ ऐसा नहीं होता, बस आपका लिमिटेड लिखा होना चाहिए, ऐसा होता है, ठीक है। नो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट, इसके लिए कोई मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं होती है। तो मस्ट हैव द वन पर्सन कंपनी और ओपीसी एट द एंड विथ नेम, ठीक है। तो ये नाम के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, उसका नेम एंड होना चाहिए। तो एक बार इसको रीड कर लेना आप, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, स्टार्ट करने के लिए ऐसा नहीं कुछ पैसा देना पड़ेगा। परपेचुअल सक्सेशन होता है भाई, ऑनर मर जाए तो भी नॉमिनी इसको चला सकता है। तो ये छोटी छोटी बातें। कैन नॉट कैरी अ सर्टेन एक्टिविटी, ओपीसी कैन नॉट कैरी नॉन बैंकिंग फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्टिविटीज। बी सब्सिडियरी अनदर कंपनी, ठीक है, ये किसी बड़ी कंपनी का सब्सिडरी बन सकता है, लेकिन ये कुछ फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता है। उसके बाद आता है क्या क्या इसके एडवांटेजेस है। तो ओपीसी के एडवांटेजेस क्या है, कॉर्पोरेट एंड कंपेयर टू कंपनी टाइप, ठीक है, सिंपल कंपनी होती है, छोटी कंपनी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, सोलो मेंबर होता है, अकेला ही पर्सन को चला रहा होता है, ठीक है। सोलो एंटरप्रेन्योर्स के लिए होता है जो छोटे छोटे बिजनेस है, जो अपना बिजनेस चलाना चाहते हैं। परपेचुअल सक्सेशन है कि बियॉन्ड द ओनर लाइफ फ्यू कंप्लायंसेस प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनीज। तो ये है कि भाई आगे चल के ये कंपनी कन्वर्ट भी की जा सकती है पब्लिक और उसमें। तो ये होता है, जैसे ये रमेश कंसल्टेंसी, तो देखो ये इसने अपने आप पहले ये लगा रखा ना नाम। तो वन पर्सन जब कंपनी खुलती है ना, तो ये नाम ऐसे लगाना जरूरी होता है, याद रखना, ठीक है। मैं थोड़ा सा भूल गया था बताना, बट यहाँ पे नाम लगाना बहुत जरूरी होता है, ठीक। तो ये होता है वन पर्सन कंपनी, एक मालिक होता है, वही लगाता है, ये चीजें करता है। फिर आता है स्मॉल कंपनी, एज पर सेक्शन 285। स्मॉल कंपनी कब, सेक्शन 285। देखो मैं बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये आंसर लिख दोगे ना सोल के बच्चों, मास्टर पिघल जाएगा, कहेगा भाई यार इतना पढ़ रहे हैं यार, सोल वाले बच्चे पढ़ रहे हैं क्या। ये सेक्शन 285 चीज याद रखना हर किसी का। तो स्मॉल कंपनी जो बनती है सेक्शन 285 में बनती है, वन प्लस कंपनी बनती है सेक्शन 262 में बनती है, ऐसे ऐसे करके। तो स्मॉल कंपनी क्या होती है, तो देखो मीट एज अ सर्टेन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट लॉ, जिसमें छोटा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जाता है, ठीक है। स्मॉल कंपनी मीन टू ऑफर द पब्लिक कंपनी, ठीक है, अदर देन द इट विच सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये कुछ कुछ कंडीशन है, उसको फॉलो अप करते हैं, आप जानते ही हैं। देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो कैपिटल है वो 2 मिलियन से मतलब 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। स्मॉल कंपनी है, और स्मॉल कंपनी क्या होती है कि भाई छोटे मोटे बिजनेसेस होते हैं, उसी के लिए होती है। फिर आता है एनुअल टर्नओवर, जो उसका होना चाहिए एज पर द लेटेस्ट फाइनेंशियल ईयर डज नॉट एग्जिस्ट टू 20 करोड़, ठीक है, 20 करोड़ से ज्यादा नहीं होना चाहिए उसका एनुअल टर्नओवर, और उसमें इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इट इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी, ठीक है। तो अगर सब्सिडरी कंपनी है तो वो एक स्मॉल कंपनी नहीं होती है, स्मॉल कंपनी अलग होती है, सब्सिडरी कंपनी अलग होती है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जिसको आप पढ़ना, कोई ज्यादा टफ नहीं है। कहता है टाइप ऑफ कंपनी बात करें, मस्ट बी प्राइवेट कंपनी, ठीक है, कैन नॉट बी ए पब्लिक कंपनी। तो स्मॉल कंपनी क्या होगी, प्राइवेट कंपनी होगी। कैपिटल इसका क्या रहता है, लिमिटेड रहता है। पेड अप कैपिटल 2 करोड़ से कम होना चाहिए। टर्नओवर कितना होना चाहिए, 20 करोड़ से कम होना चाहिए, ठीक है। एंड नॉट अ सब्सिडरी, ये सब्सिडरी नहीं बन सकती, कैन नॉट बी सब्सिडरी फॉर अ कंपनी दैट एक्सीड टू दिस लिमिट, ठीक है। तो ये
आपकी सब्सिडरी कंपनी नहीं बन सकती है, इसका लिमिट इससे ज्यादा एक्सीड नहीं होना चाहिए। सिंप्लीफाइड अगर देखें एग्जेम्पशंस, अगर एग्जेम्पशन देखें जो छूट मिलता है इसको फ्रॉम मेनी कॉम्प्लेक्स प्रीवियस प्रोविजन कंपनीज एक्ट, ठीक है। एग्जेम्पशंस का मतलब याद रखना जिस चीजों में छूट मिलती है, तो अगर कोई स्मॉल कंपनी चलाता है तो उसको बहुत सारे टैक्स रिडक्शंस, बहुत सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है उसमें छूट मिलती है, बेनिफिट होता है, ठीक है। अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है, ठीक है। लिमिटेड लायबिलिटी मेंबर यही नहीं कि सारा कंपनी में जो लॉस होगा वही भर देगा, तो ये हो गया आपकी स्मॉल कंपनी। उसके बाद से आता है इसके क्या क्या बेनिफिट्स है। तो सिंपल ऑडिटिंग रूल होता है, कम पैसा इन्वेस्ट किया है तो कम लोग हैं, छोटा छोटा बिजनेस चल रहा है सिंपली। लेस फ्रीक्वेंटली फाइलिंग होती है भाई, आरओसी में आसानी से रजिस्टर कर सकते हो और सर्टिफिकेशन भी मिल जाता है। फिर रिड्यूस करते हैं कंप्लाइंसेस, बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं करना पड़ता तो दिक्कत नहीं होती है। ईजियर मैनेज करना आसान होता है एंड इनकरेज द ग्रोथ ऑफ स्मॉल बिजनेसेस, ठीक है। छोटे छोटे बिजनेसेस को ग्रोथ करने के लिए हेल्पफुल होता है। एग्जाम्पल में प्राइवेट कंपनी रनिंग ए स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, सर्विसेज बिजनेस, कैपिटल टर्नओवर, इट बी स्मॉल कंपनी। तो छोटे छोटे कंपनीज को चलाया जाता है स्मॉल कंपनी में। सेक्शन 26 के अब ये एसोसिएट नाम समझ आ रहा है, तो इसमें क्या होता है, दो कंपनी एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। अगर एक कंपनी, मान लो एक कंपनी ए है, ठीक है, और ये कंपनी बी है, इस कंपनी ए में अगर 20% से ज्यादा इस ए का हिस्सेदारी है तो ये क्या होंगे, एक दूसरे से एसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है। तो ये होती है एसोसिएट। कहते हैं एसोसिएट कंपनी, कंपनी विच अदर कंपनी कॉल्ड द इन्वेस्टर कंपनी, ठीक है, कि भाई एक ये ए नाम की कंपनी है, उसने बी वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है, तो ये दोनों एसोसिएट है। 20% से ज्यादा ये होना चाहिए, 20% से कम है तो ये एसोसिएट नहीं होंगे। अब इस कंपनी के पास राइट्स है कि भाई इसके अंदर वोटिंग कर सकता है, पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अगर देखें अकॉर्डिंग टू सेक्शन 28 के, मतलब ये इन्फ्लुएंस भी करता है, बट लेस देन द 50% इट नॉट अ सब्सिडरी, ठीक है। तो 50% से कम होता है एसोसिएट कंपनी में। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी का हिस्सा बन रही है तो उसमें 50% से कम हिस्सेदारी होती है, क्योंकि 50% हो जाएगी तो सब्सिडरी बन जाएगी, लेकिन सब्सिडरी नहीं होती है। एसोसिएट में 20 और 50 से कम के बीच में एक कंपनी दूसरी कंपनी को इन्फ्लुएंस करती है, हिस्सेदारी लेती है, समझ गया ना, इतना होता है। तो व्हाट इज इन्फ्लुएंसेस, ठीक है। अब ये आप जान के सेक्शन 26 के तहत बनती है। ही इज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस थ्रू अदर कंपनीज, ठीक है। नाइदर सब्सिडरी कंपनी और नॉट अ जॉइंट वेंचर, ना ये जॉइंट वेंचर होता है ना सब्सिडरी होता है, ये बस 20% से ज्यादा हिस्सेदारी ले लेता है दूसरी में और 50% से कम, बस इतना एसोसिएशन होता है। बाकी ये जो डिसीजंस होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, बोर्ड मीटिंग होती है, उसमें एक कंपनी दूसरी कंपनी पे इंपैक्ट डालती है। तो ये होता है। इसका फीचर देख लेते हैं। इक्विटी होल्डिंग होती है एक तरीके से, मतलब मान लो कि एक ए कंपनी ने 20% का हिस्सा ले रखा है बी कंपनी का, तो ये एक तरीके से इक्विटी को होल्ड कर रही है, ठीक है। 20% नॉट है ना, एंड नॉट कंट्रोल अ सब्सिडरी स्टेटस, इस तरीके सब्सिडरी के फॉर्म में ये कंपनी उसको मैनेज नहीं कर रही है। ये नहीं कि अब ए बी को सब्सिडरी के फॉर्म में मैनेज कर रही है, ऐसा कुछ नहीं होता। फिर सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, देखने को मिलता है। सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है एंड फाइनेंशियल रिलेशनशिप बना रहता है दोनों कंपनीज के बीच में, कि इन्वेस्टर कंपनी रिपोर्ट इन्वेस्टेड एसोसिएटेड विद कंपनी यूजिंग द इक्विटी मेथड, ये सारी चीजें होती है, ठीक है। कहने का मतलब है कि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, प्रभाव, कि एसोसिएट कंपनी इज नॉट कंट्रोल बाय द इन्वेस्टर, सो इट इज नॉट अ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। इन्वेस्टर के द्वारा कंट्रोल नहीं होती है तो ये सब्सिडरी नहीं है। बस ये है कि इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक दूसरे से एसोसिएट रहते हैं और इंडिपेंडेंट रहते हैं, दोनों कंपनीज की अपनी अपनी ए और बी की आइडेंटिटी रहेगी, ठीक है। अगला आता है आपका एसोसिएट कंपनी का एग्जांपल देख लो, कि कंपनी ऑन 20% शेयर कंपनी बी, मैं बता चुका तुम लोग को। इंपॉर्टेंस क्या है कि भाई दो कंपनी एक दूसरे से इन्फ्लुएंस करती है, एक दूसरे को बिजनेस को शेयर करती हैं और बिजनेस को एक्सपेंड करती हैं, तो ये आपके कहीं ना कहीं बेनिफिट होते हैं। डोरमेट कंपनी क्या होती है, डोरमेट कंपनी को रजिस्टर किया जाता है सेक्शन एज पर द 455, ठीक है, एक्ट। इसके अंदर होता है क्या कि कंपनी है जो कोई काम नहीं कर रही है, बस उसको बना के रख दिया गया कि फ्यूचर में कभी कोई काम करेगी, तो उसे बोलते हैं डोरमेट कंपनी, ठीक है। इट इज कॉपरेट इन फ्यूचर प्रोजेक्ट, कभी फ्यूचर में कोई प्रोजेक्ट आएगा, है ना, जैसे तुम लोग घर बना रहे हो कि भाई मेहरारू सुंदर सुंदर आएगी, नौकरी लोगे, फ्यूचर प्लानिंग चल रही है, इसी तरीके से डोरमेट कंपनीज होती हैं जो फ्यूचरिस्टिक पर्पज से बना दी जाती हैं, लेकिन ये काम में नहीं होती है, इनके पास कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज वगैरह ज्यादा नहीं होता है, लेकिन सिग्निफिकेंट बिजनेस एक्टिविटीज ऑपरेशन रिमेन इनएक्टिव रहता है, ठीक है। तो ये कोई काम नहीं कर रहे, बस बना हुआ है। इसका फीचर देख लेते हैं। डज नॉट कैरी आउट एनी बिजनेस एक्टिविटीज, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या कैरी आउट नहीं करती है। नो सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन, कोई पैसे की लेन देन नहीं होती है। अप्लीकेशन डॉर्मेसी होती है, ठीक है। कंप्लायंस रिलैक्सेशन होते हैं एंड कैन नॉट बी एक्टिव, इट कैन बी एक्टिव लेटर, ठीक है, बाद में तो स्टार्ट हो सकती है, काम कर सकती है, ये होता है। उसके बाद से आप इसको पढ़ना। प्रोड्यूसर कंपनी क्या होती है, तो प्रोड्यूसर कंपनी जो होती है एज पर सेक्शन
581A के तहत इसको रजिस्टर किया जाता है, ठीक है। 581 के तहत मान लो कोई कंपनी है, किसी कोई मतलब गन्ना उगा रहा है कोई किसान, ठीक है, और वो चीनी प्रोड्यूस करना चाहता है या गन्ने को बेचना चाहता है, तो प्रोड्यूसर कंपनी में मेनली क्या होता है कि लीगल डॉक्यूमेंटेशन के साथ, एक फ्रेमवर्क के साथ क्या किया जाता है, कंपनी बनाई जाती है जो किसी चीज को प्रोड्यूस करती है और सेल करती है। अब उसकी पैकेजिंग करना, उसकी मार्केटिंग करना, ये सारी चीजें प्रोड्यूसर कंपनीज मैनेज करती है। इसके अंदर कम से कम 10 इंडिविजुअल्स पार्टिसिपेट करने चाहिए प्रोड्यूसर के फॉर्म में, एंड कंपनी जब बनती है तो, ठीक है। प्रोड्यूसर कंपनी लाइक कॉर्पोरेट सोसाइटी, इट कैन बी लेस टू कैरी एक्टिविटीज लाइक प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोड्यूसर मतलब कोई है कि इंपोर्ट करना, सेल करना, मार्केट करना, प्रोड्यूस करना, जैसे कुछ कुछ होती है ना कंपनी जिसको बोलते हैं, फैक्ट्री बोलते हैं जिसको, फैक्ट्री कहीं जूता बन रहा है, कहीं कुछ बन रहा है, तो वो प्रोड्यूसर कंपनी का हिस्सा होती है। अब इसमें कितने लोग चाहिए, इसमें 10 लोग चाहिए, याद रखना। इसका पर्पस वही हो गया, सेल करना, एक्सपोर्ट करना, ये चीजें करना, ट्रेडिंग करना, ये हो गया। इसकी भी रजिस्टर एज द कंपनी लिमिटेड होती है, ठीक है। उसके बाद से मेंबर इज लायबल टू ओनली पे देयर द शेयर कंपनी, जितना उनमें कंपनी में हिस्सेदारी है वो उतना ही पे करते हैं प्रोड्यूसर कंपनी में भी, ये इसमें लिमिटेड लायबिलिटी होती है। प्राइमरी टू सर्व मेंबर इंटरेस्ट नॉट टू द जनरल प्रॉफिट मेकिंग। पहले क्या होता है कि भाई जो भी इंटरेस्ट होता है वो लोगों को, जिन्होंने पैसा उसमें डाला उसको दिया जाता है, फिर जो कंपनी प्रॉफिट कमाती है वो अपने लिए यूज करती है, लेकिन पहले लोगों का पैसा ब्याज पे देते, नॉट फॉर अ प्रॉफिट मैनेज टू अकॉर्डिंग टू कंपनी लॉ, बट मेंबर्स प्रोड्यूस अ बेनिफिट, ठीक है। तो लोगों को ज्यादा प्रॉफिट होता है एज कम्पेयर टू जो कंपनी के ओनर होते हैं, वो होते हैं प्रोडक्शन कंपनी। एक बार बस इसको रीड करोगे नोट समझ आ जाएगा। अब प्रोड्यूसर कंपनी का फायदा क्या है भाई, स्मॉल छोटे छोटे जो लोग हैं अनाज बेच रहे हैं या कुछ बना रहे हैं उनको फायदा होता है। रिड्यूस द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ मिडल मैन, जो आम आदमी का जो एक्सप्लॉइटेशन होता है कि कोई एक बिजनेसमैन आया, किसी ने टमाटर खरीदा, केचप बना के बेच रहा है, तो क्या होगा, जो टमाटर उगा रहा है वो खुद ही केचप बना के बेच सकता है, मिडल मैन का जो पैसा है या जो उसका राइट्स है वो नहीं मारा जाता है। फिर एनेबल टू बेटर एक्सेस टू मार्केट टेक्नोलॉजी, एक जो फार्मर उगा रहा है, जो चीज उगा रहा है उसको बेनिफिट होता है। तो ये छोटे छोटे बेनिफिट्स होते हैं, इसके एग्जांपल होते हैं। अगला आता है एसोसिएट नॉट प्रॉफिट, ठीक है। एसोसिएट नॉट प्रॉफिट ये वाली थी जो मैंने इसमें थोड़ी सी मिस्टेक करी थी। एसोसिएट नॉट प्रॉफिट जो कंपनी होती है बच्चों, ये बहुत सिंपल सी होती है, इसको सेक्शन 8 कंपनी बोला जाता है। इसको बनाया जाता है लोगों की भलाई के लिए, जो भी प्रॉफिट होगा वो सिर्फ एक एनजीओ की तरह काम करता है, जो भी प्रॉफिट होगा वो लोगों के यूज और बेनिफिट के लिए ही यूज किया जाता है। द मेन एम टू नॉट टू मेक प्रॉफिट, ठीक है। पर्पस की चैरिटेबल होता है, ठीक है, चैरिटी के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसके मेंबर्स इंडिविजुअली इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कोई ट्रस्टीज होते हैं, ये होता है। और इसको सेक्शन 8 कंपनी के तहत इसको रजिस्टर किया जाता है, नाम दिया जाता है। अर्लियर टू सेक्शन 25 1956 में इसको 25 में नाम दिया गया था। मेंबर्स लायबिलिटी लिमिटेड होती है, ठीक है, और बस ये रन करती है गवर्नमेंट और एसोसिएशन के तहत, ठीक है। चैरिटेबल होता है, एजुकेशन हो गया, स्पोर्ट्स हो गया और कल्चर हो गया। अगला आता है इलीगल एसोसिएशन। कहता है इलीगल एसोसिएशन इज द ग्रुप ऑफ इलीगल पर्पस विच एक्टिविटीज अगेंस्ट द लॉ। देखो इलीगल एसोसिएशन क्या होता है कि जैसे कोई कंपनी है, कोई भी इलीगल काम कर रही है, तो उस एक्टिविटीज को देखने के लिए ये एसोसिएशन को क्रिएट किया जाता है, ठीक है, कि कोई कंपनी सही से काम कर रही है कि नहीं काम कर रही है, उस चीजों को देखा जाता है। तो इसका काम होता है इलीगल पर्पस, फॉर्म टू कैरी आउट एक्टिविटीज प्रोविड द लॉ, ठीक है, फ्रॉड, क्राइम एसोसिएट। तो ये कंपनी का काम क्या है कि कोई गलत काम तो नहीं कर रहा, उसको देखना, मैनेज करना, इलीगल एक्टिविटीज को मैनेज करना, ये। और नो लीगल स्टेटस, जो भी कंपनी होगी उस पर किसी भी तरह का इलीगल स्टेटस नहीं होगा कि वो काम कंपनी गलत कर रही है, तो गवर्नमेंट द्वारा ये सारी चीजें मैनेज की जाती है। नो इन्फॉर्मेंस राइट, इनफॉर्मेसिबल राइट, ठीक है, कैन नॉट बी यूज टू कोर्ट बिकॉज इट्स द अनफुल लॉ, ठीक है। तो भाई अनफुल लॉ फॉलो नहीं करनी चाहिए। तो ये छोटी छोटी चीजें एक बार आप इसको पढ़ लेना, ठीक है भाई, क्यों बनाई जाती है, क्या कि हमारी सोसाइटी को हार्म ना हो, सब कुछ सही से चले। तो यही था आपका। थैंक यू सो मच बच्चों। यहाँ पर कंपनी लॉ का पहला यूनिट कंप्लीट होता है। मैं वन शॉट लेकर भी आऊंगा और अच्छे से एक बार एग्जाम में और आपको रिवाइज कराऊंगा पूरा चैप्टर। रिक्वेस्ट यही है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले रहना, जो सब्सक्राइब करेगा उसको एग्जाम के टाइम में फ्री पीवाईक्यू मिलेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यूनिट 1 आपकी कंप्लीट हो गई है। एग्जाम के टाइम पे मैं इसके वीडियो डिस्क्रिप्शन में ऐड करा दूंगा। कॉमर्स विद कॉलेज क्लासेस हमारा एक नया इनिशिएटिव है कि आपको MBA, M.Com, B.Com के सारे सब्जेक्ट्स हम पढ़ाएं, टीम को और बढ़ाएं। तो प्लीज सपोर्ट करना, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। कॉमर्स रिलेटेड जो भी चीजें वहीं पर आएंगे, वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना, बाय।